हेलो 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 माइक चेक, माइक चेक 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 चेक, हेलो 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 1 2 3 1 2 3। वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी, क्या हाल चाल सभी के? वेरी 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 गुड इवनिंग बेटा, सभी को वेरी गुड इवनिंग। वेरी वेरी गुड इवनिंग, कैसे सभी, क्या हाल चाल सभी के? चलिए ओके, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? लेक्चर नंबर 1 की स्लाइड क्यों नहीं मिल रही है तुम लोगों को? हाँ भाई, सभी को लेक्चर नंबर 1 की स्लाइड नहीं मिल रही है क्या? क्या लेक्चर नंबर 1 की स्लाइड मिल रही है? आप स्टूडियो में हवन करवाइए। क्यों? तुम्हें प्रसाद खाने आना है? मिल गया है, बिल्कुल। बट अगर एक को मिला मतलब सभी को मिल गया है? हाँ सर, नहीं मिला है। अच्छा ओके ओके, ठीक है। तो एक बैच वाले बोल रहे मिल गया, एक बैच वाले बोल रहे नहीं मिला है। तो रोहित कुमार, रोहित आदित्य, मंजीत कुमार, अंचल दुबे, बेटा आपका बैच कौन सा, बैच 1 है या बैच 2 है? ये मुझे लग रहा है बैच 2 वाले बच्चे हैं, है ना? हाँ, बैच 1 में मिल गया, बैच 2 में नहीं मिला है। ठीक है ठीक है, चलो ओके। हाँ भाई, तो करते हैं क्लास की शुरुआत। विद्युत धारा लेक्चर नंबर 3। आज क्या करेंगे हम? आज करेंगे थोड़े बहुत फॉर्मूले और उसके ऊपर बहुत बहुत सारी सवाल। अच्छा, आज भूत भूत आ गया था क्या? तुम तो बच गए ना। मैं स्लाइड का बोल देता हूं। चलिए ओके, तो मैसेज पहुंचा दिया गया है। हम करते हैं क्लास की शुरुआत। अच्छा हाँ, आज ए स्टार बैच की क्लास नहीं थी, आज थोड़े सा हमें कुछ मीटिंग करनी थी। कल होगी ए स्टार बैच की क्लास मेरी, है ना? कल 2 बजे करेंगे हम। ओके, लेक्चर नंबर 2 पूरा नहीं है? नहीं, आ गया बेटा पूरा। वो नहीं आ रहा था, एक बच्चे ने मुझे बताया तो मैंने करेक्ट करवा दिया। वो पूरा हो गया है, हो गया होगा पूरा, एक बार चेक कर लेना। आपकी क्लास नहीं रुकी? फिजिक्स की क्लास नहीं रुकती इतनी आसानी से। नेट भी हमसे डरता है। चलो भाई, विद्युत धारा और धारा घनत्व पे चर्चा कर चुके हैं हम, ओम का नियम पढ़ चुके हैं, विद्युत प्रतिरोध पढ़ चुके हैं। अब हमें इस पे सवाल करने हैं। साथ ही साथ लेक्चर नंबर 3 में हम प्रतिरोध का संयोजन पढ़ेंगे, उस पर सवाल करेंगे, किरचॉफ का नियम पढ़ेंगे, और यही कहानी आगे चलती जाएगी। अभी तो हमें इन दोनों पे सवाल करने हैं आज की क्लास में, बहुत सारे। हाँ भाई, एनसीईआरटी पढ़ ली सभी ने? एनसीईआरटी पढ़ ली सभी ने? फ्रिक्शन कब होगा? ओहो हो, फ्रिक्शन हो जाएगा, आप चिंता ना करो, है ना? अभी रुक जाओ, उसको छोड़ दो उसे, है ना? क्योंकि अभी उसकी हमें जरूरत है भी नहीं, तो वो मैं आपको आने वाले समय में करवा दूंगा, या आप बोलो तो उसकी क्लासेस में आप लोगों को डलवा देता हूं। आप छुट्टी पर कब जाओगे? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। तुम्हें क्या लगा, फिजिक्स में केमिस्ट्री, फिजिक्स में भी छुट्टी चाहिए तुम्हें, जैसे बायो और केमिस्ट्री में होती रहती कभी कभी? चलो दे देंगे थोड़े दिन में, कभी ना कभी। हाँ भाई, तो ये सब कुछ हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। हमने ये प्रतिरोध पढ़ा था, प्रतिरोध की निर्भरता वगैरह पढ़ी थी। हमने पढ़ा था रो एल अपॉन में ए। तो हमने देखा था ये लंबाई और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पे निर्भर करता है, प्रतिरोधकता पदार्थ और तापमान पे निर्भर करती है। साथ ही साथ हमने देखा था यहाँ पर कि सर R1 बाय R2 बराबर होता है L1 बाय L2 बराबर होता है A2 बाय A1, और यही बराबर होगा R2 बाय R1 का स्क्वायर पर। और साथ ही साथ अच्छा, टेस्ट बना, हाँ टेस्ट में भी एक मिनट बता देता हूँ टेस्ट में क्या आएगा, उससे पहले रिवीजन करवा देता हूँ। साथ ही साथ हमने वो देखा था कि अगर नियत आयतन हो या द्रव्यमान नियत हो तो उस चक्कर में हमें क्वेश्चन में बोलेगा कि पिघला कर, खींच कर, दबा कर अगर हमने तार को परिवर्तित कर दिया तो R1 बाय R2 बराबर होगा L1 बाय L2 का स्क्वायर बराबर होगा A2 बाय A1 का स्क्वायर बराबर होगा R2 बाय R1 की घात 4। 4 कैसे होगा? 2 और 2 4। इसी प्रकार से ये
बना कैसे था, इसमें ये सारी बातें भी हमने देखी थी, इस पर भी हम करेंगे क्वेश्चन। सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपके सामने, आई बराबर एन ई बीडी, बीडी बराबर होगा आई अपन में एन ई, जे बराबर होगा आई अपन में, बीडी बराबर होगा जे अपन में एन ई, बीडी बराबर होगा ई बाय एम इंटू टाउ, और इसी प्रकार से आर को लिख सकते हैं एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ एल अपॉन में ए। यहां पर रो, ये जो इसमें प्रतिरोधकता रो, ये होगा मिन टी, हमने पढ़ा एम अपॉन में एन ई स्क्वायर एन ई स्क्वायर एम अपॉन में एन ई स्क्वायर इंटू टाउ, और इसी का उल्टा जो होता है उसे हमने बोला था चालकता, है ना, क्या बोला था, चालकता। फिर उनके बाद में इनके बीच में और संबंध बने थे, यहां से हमने संबंध डिराइव करा था और हमने पढ़ा था सिग्मा इंटू ई, मतलब चालकता इंटू ई, विद्युत क्षेत्र बराबर होगा जे के। जे क्या है, जे है धारा घनत्व, और इसी प्रकार से इसको अगर उल्टा कर देंगे तो ई बाय रो बराबर होगा जे के। ओके, यही सारी बातें थी जो हमने पढ़ ली। हाँ भाई, अब इसी पे हमें करने हैं सवाल, इसी पे करने में बहुत 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 सारे सवाल। चलिए, तो क्या सभी तैयार है सवाल करने के लिए? हाँ, एनसीईआरटी की बहुत टफ लैंग्वेज है, तो मैं पहले ही बोल रहा था कि मत पढ़ो मत पढ़ो मत पढ़ो, है ना, तो जितनी बातें बोली उतनी पढ़ लो चुपचाप। चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं क्लास और रोमांचकारी तरीके से। फिजिक्स की क्लास 4 बजे कर दीजिए। हाँ, थोड़े दिन में फिर से कर लेंगे, चिंता ना करो। हाँ भाई, तो करते हैं पहले सवाल से शुरुआत। देखो, अभी मुझे आपको और क्या क्या बताना, हमें दो प्रकार की चीज बात करनी है। हमें जो हमने ताप पर निर्भरता देखी थी उस पर और भी कुछ चीजें करनी है, उस पर कोई एक दो फॉर्मूले पढ़ने, उस पर और सवाल करेंगे, और उसके बाद में हमें एक और लास्ट बात पढ़नी होगी आज की क्लास में, जिसे हम बोलते हैं वर्ण कोड। वर्ण कोड, ये वाला एक टेबल, बस यही दो बातें पढ़नी है आज की क्लास में। इसके अलावा हमें करना है सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। तो चीते तो तैयार है, बोल हाय ना। तो करते हैं पहले आसान से सवाल से शुरुआत, देखते हैं कौन बताए इतना आसान सा सवाल का गलत जवाब। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, अपने दिमाग को कर लो चालू और हो जाओ सवाल में शुरू। हाँ, टेस्ट में बता देता हूं, टेस्ट में आपका स्थिर विद्युत की पूरा आएगा, जितना पढ़ा है वो सब कुछ आएगा, और 10 सवाल इस चैप्टर से आएंगे। मतलब आज जितना पढ़ा दूंगा ना मैं, जितना प्रतिरोध तक पढ़ाया उतना ही मोटा मोटी तौर पे सवाल आएंगे, उसके आगे कोई सवाल नहीं आएगा इस चैप्टर से। बाकी सब कुछ स्थिर विद्युत की से आएगा, पूरा का पूरा पेपर। चलिए, पहला सवाल आपके सामने आ चुका है, जल्दी से सवाल पढ़ेंगे और बताएंगे जवाब। 1 mm त्रिज्या के तांबे के तार का प्रतिरोध 0.1 ओम करने के लिए तार की लंबाई क्या होगी, और इसका विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो 3.14 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर दिया गया है। विशिष्ट प्रतिरोध मतलब प्रतिरोधकता होती है। तो ये तो वही सवाल है जो चिंटू ने अपने पापा को सिखाया था। तो क्या था सर फॉर्मूला? आर बराबर होता है रोएल बटे में ए, आर बराबर होता है रोएल बटे में ए। तो प्रतिरोध कितना मेरे प्यारे? प्रतिरोध है सर 0.1। प्रतिरोधकता कितनी मेरे प्यारे? 3.14 इंटू 10⁻⁸ ओहो -8, सॉरी सर। और लंबाई कितनी सर? लंबाई तो निकालेगा तो अच्छा, तो ये कितना दिया रे बिहारी? ये दिया है 1 mm। ये 1 mm क्या होती सर? 1 mm त्रिज्या होती। तो क्या क्षेत्रफल निकाल पाती तू? हाँ भाई, क्या क्षेत्रफल निकाल पाती? क्षेत्रफल क्या होगी? क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। आर मतलब 1 mm। अच्छा, ये क्या है? आर लिख देता हूं 1 mm। 1 mm मतलब 10⁻³ मीटर। समझ में आती? 10⁻³ का स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया। चलो, अब क्या होगा सर? ये कट गया क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 होती, वही हमें बोला है सवाल में। अब होगा 0.1 बराबर होगा 10⁻⁸ इंटू एल बटे में, ये क्या है? 10⁻�6 है सर। ये कितना है? 10⁻�6 स्क्वायर है। ओके सर, अभी काट दोगे तो कितना हो जाएगा सर? ये कट के 10⁻2 ऊपर बचेगा। तो अल्टीमेटली मैं इसे लिख सकता हूं 0.1 बराबर होगा 10⁻2 इंटू लंबाई। अच्छा, 1/100 हो जाएगा ये, और इसमें मल्टीप्लाई करोगे, क्या बोल रहा हूं 1/100? 0.1 बराबर होगा 1/100 इंटू लंबाई। 100 मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा 10 मीटर। 10 मीटर 21 दिन में पैसा डबल। 10 मीटर। क्लियर है?
हाँ, सुमित ने बिल्कुल बहुत जोरदार बात बोली। मैंने 2022 में जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था 2023 में वन कोड पे सवाल आएगा, है ना, और वन कोड पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा आपको भी। और ये 2023 में एकदम जोरदार धमाकेदार सवाल भी आया था इस पे। 2023 के नीट का सवाल, वर्ण कोड पर सवाल, मैंने बोला था 2023 में सवाल आएगा। ओके, चलो अभी तो आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने प्रस्तुत है। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने पेश है। कॉपर के 3 तार के द्रव्यमान का अनुपात 1:3:5 है तथा इनकी लंबाई का अनुपात 5:3:1 है, तो इनके विद्युत प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा रे बाबा? बताओ क्या होगा, क्या होगा? करो जल्दी से। कल वाला क्वेश्चन ये रहा, सूर्य देव, ये वाला सवाल बोल रहे तू, करेंगे, चिंता ना कर, समय आने दे उसका भी। हाँ भाई, तो हमें सर पता है आर बराबर होता है रो एल बटे में ए। इसमें तो द्रव्यमान है ही नहीं, इसमें तो द्रव्यमान है ही नहीं, तो सर द्रव्यमान कहां से लाएंगे? द्रव्यमान कहां से लाएंगे? तो उसने हमें क्षेत्रफल नहीं दिया, हमें लंबाई दी गई है और द्रव्यमान दिया गया है। तो अब हम इस्तेमाल करेंगे घनत्व का। क्यों? क्योंकि तीनों तार जो है वह कॉपर के है, तो तीनों का घनत्व समान होगा। मतलब कि अभी हमने आते ही जो फॉर्मूले पढ़े उसमें से इस फॉर्मूले का होगा इस्तेमाल। कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा सर? यहां पर इस फॉर्मूले का करेंगे हम यूज। आर बराबर रो एल स्क्वायर डी बटे में एम। याद है डी को घनत्व बोला था कल, ये मैंने डिराइव करवाया था। या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आर बराबर आर समानुपाती होगा एल स्क्वायर बटे में एम के, है ना। द्रव्यमान नीचे आया था और इसमें एरिया नीचे आता तो द्रव्यमान ऊपर आता है। ये आप ऐसा एसपी स्टार से एक ट्रिक से याद रख सकते हो क्या? आर बराबर रो एल बटे में ए था, ओके सर। लेकिन अगर हमें समान तार बोल दिया जाए, द्रव्यमान का अनुपात बोला जाए, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? उस कंडीशन में आर बराबर एल स्क्वायर बटे में एम हो जाएगा। या अगर एरिया नीचे है तो ऊपर द्रव्यमान होगा और लंबाई ऊपर है तो नीचे द्रव्यमान होगा। यह अनुपात हमें याद होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं रखता तो आप इसे डिराइव भी कर सकते हो रे भाई, डिराइव भी। हाँ, ये डेरिवेशन ही तो है। हमें पता आर बराबर रो एल बटे में ए, तो इसमें हमें ए को एरिया को हटाना होगा। तो एरिया को हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं सर? एरिया को हटाकर ये वाला फॉर्मूला हमने कल बनाया था। तो कुल मिला के हमारे पास इस सवाल में जो हमें करना होगा, इस सवाल में जो हमें करना होगा वो क्या करना होगा सर? हम बोलेंगे कि इसी से हमने बनाया कि आर समानुपाती होता है एल स्क्वायर बटे में एम। मतलब कि R1 बटा R2 जो होगा, अच्छा मेरे पास तो 3 है सर, 3 है, 3, तो मेरे को करना पड़ेगा R1 अनुपात R2 अनुपात R3 बराबर होगा L1 बटे में M1 का स्क्वायर अनुपात L2 बटे में L2 का स्क्वायर बटे में M2 अनुपात L3 का स्क्वायर बटे में M3। ओके, तो अब क्या बचा यहां से? तो सर L1 की जगह रखेंगे हम 1, नहीं 5। लंबाई का अनुपात ये रहा सर, द्रव्यमान का अनुपात ये रहा सर। तो यहां पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर अनुपात 3 का स्क्वायर अनुपात 1 का स्क्वायर बटे में, इसके डिवाइड में क्या है? 1, 3, 5। क्या ये सॉल्व कर सकते हो? क्या ये सॉल्व कर सकते हो? क्या ये सॉल्व कर सकते हो? तो यहां पर क्या होगा सर? यहां पर अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हो जाएगा 25 अनुपात, देखो 1 3 से 1 3 कट जाएगा तो 3 अनुपात 1/5 बचा। क्या बचा? 1/5 बचा। नो ऑप्शन इन द क्वेश्चन मैचिंग। 5 3 1 1 3 5 125 15 1 1 15 125। व्हाट टू डू? अब इस पूरे को हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे? 5 से। क्यों? क्योंकि नीचे वाला हमें संख्या हटानी है, तो इसके लिए हम ये बराबर लिख सकते हैं। इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 25 × 5 अनुपात 3 × 5 अनुपात 1/5 × 5। तो ये 5 से 5 कट जाएगा और ये आ जाएगा 125 अनुपात 15 अनुपात 1। एकदम ही तुच्छ कोटि का सवाल है ये।
बस अगर ये तुझे पता है कि R समान होते हो अनुपाती होता है L² बाय M, तो कर सकते हो, अनुपात लेना है, अनुपात लेना है, एकदम आसान सा सवाल। क्या सभी चीजें अगले सवाल के लिए है तैयार? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 एक और बहुत आसान सा सवाल, कॉपर ही कॉपर हर जगह। तो कॉपर के एक निश्चित टुकड़े से न्यूनतम प्रतिरोध का चालक बनाना है, तो क्या किया जाए? इन चारों में से न्यूनतम 5 से 25 को काट दो ना। है ललिता ने बोला कि सर आप ऐसा कर दो, 25 है, 3 है और ये 5 है, तो काट दो। ये हुई ना बात, ये जो लेवल की बात है, ये हम क्यों नहीं सोच पाए? हमने इतनी मेहनत क्यों करी? क्या हम इतने इंटेलिजेंट कभी बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे हम, नहीं बन पाएंगे हम, नहीं बन पाएंगे हम। क्यों? क्योंकि यहां पर यह बेटा 25, ये ऐसा लिखा हुआ, देखिए ऐसा लिखा हुआ 25 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 1/5। ठीक है, तो ये कैसे हो पाएगा? ये ऐसा लिखा हुआ है, डिवाइड का डिवाइड का डिवाइड लिखा हुआ है। ठीक है, तो यह हम ऐसे सीधे नहीं काट सकते। ठीक है, तो इसके लिए हमने सिर्फ 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। अनुपात का अनुपात का अनुपात है। आई बात समझ में? आज आपका मूड बहुत फनी है। हाँ, एक्चुअल में आज मेरा मूड इसलिए फनी है क्योंकि आज सुबह मैंने यूट्यूब पे क्लास ली थी, तो वहां से अत्तामाजी सेटकली हो गया। तो मैंने बोला ओके, अब तो कुछ नहीं हो सकता, इस दुनिया का भविष्य बहुत अंधकार में है। जैसे कल मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, तो आज वही मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ा है, सुबह सेम चैप्टर पढ़ रहा है, चल रहा है 12 बजे। तो उसमें मैंने ये पढ़ाया था जो तुम्हें पढ़ा है, ये वाला फॉर्मूला वगैरह है ना। कौन सा फॉर्मूला पढ़ाया सर? ये वाले फॉर्मूला वगैरह मैंने पढ़ाए। तो फिर मैंने उनसे पूछा ये वाले फॉर्मूले में कि ये बताओ, मेरे पास 3 ऑप्शन है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। तीनों में से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किसके पास सबसे ज्यादा होगा? जो तुमसे कल पूछा था। तुम में से तो भी कुछ बच्चों ने बता दिया था, उनमें से एक ने भी नहीं बताया। केवल 2 बच्चे थे, है ना, 250 बच्चे, 200-250 बच्चे थे, जिनमें से केवल 2 बच्चों ने बताया कि सर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान समान होगा। फिर थोड़ी देर बाद मैंने प्रतिरोध पढ़ा, प्रतिरोधकता पढ़ाई। फिर मैंने लगा बताओ, थोड़ी देर पहले बोला भी था मैंने कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और आवेश सबके लिए समान होता है। फिर मैंने थोड़ी देर बाद बोला कि अब वापस से 3 ऑप्शन है, बताओ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किसके लिए सबसे ज्यादा होगा? फिर सबने बोला कॉपर के लिए सबसे ज्यादा होगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, अगर आप यह नहीं बता पा रही हो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और आवेश सबके लिए समान होता है, तो जीवन बहुत मुश्किल है। फिर मैंने उन्हें एक सलाह दी जो मैं तुम्हें भी दूंगा। अभी सही समय नहीं है उसके लिए, तुम्हें भी बताऊंगा मैंने उन्हें क्या बोला। चलो अभी तो सवाल पढ़ो, क्या है सवाल, इसका जवाब बताओ। एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात मैंने उन लोगों को बताई। मैंने उनको बोला कि तुम लोग एक कोर्स बनाओ, मूर्खता की हदें कैसे पार करी, और वो कोर्स बेचो 499 में। बहुत बिकेगा, बहुत बिकेगा। कम से कम 10-15 हजार लोग खरीद लेंगे। 15,000 इंटू 500 करो, करोड़पति बन जाओगे तुम। हाँ भाई, सवाल बताओ कैसे होगा। तीसरा ऑप्शन बोल रहे बहुत सारे बच्चे। सवाल देखते हैं। हमें बोला है कि एक निश्चित टुकड़ा है, तो उसमें न्यूनतम प्रतिरोध कैसे होगा? तो न्यूनतम प्रतिरोध क्या होगा सर? R बराबर रो एल बटे में A होता है। अच्छा सर, ये D क्या है? D जो है वह इसका व्यास दिया गया, तो मैं लिख सकता हूं रो एल बटे में पाई डी स्क्वायर बटे में 4। तो 4 पर लिखा कर ऊपर चल जाएगा, ये कल भी हमने देखा था। तो अब देखो, इसमें इतनी मजदूरी थोड़ी ना करना है हमें तो ये देखना है कि जिसकी लंबाई न्यूनतम प्रतिरोध चाहिए, तो लंबाई सबसे कम और व्यास सबसे ज्यादा, वो आंसर हो जाएगा। लंबाई सबसे कम, व्यास सबसे ज्यादा। तो लंबाई सबसे कम, व्यास सबसे ज्यादा, ये रहा आंसर। कहानी खत्म। देखो ना, सबसे कम लंबाई किसकी? सर सबसे कम लंबाई इसी की, और सबसे ज्यादा व्यास भी किसका? इसी का है। तो फिर कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, फिर कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा, पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है
कि हमारे पास x ओम का प्रतिरोध है, करना नहीं है, पहले एक बार पढ़ो। x ओम प्रतिरोध के तार को इस प्रकार खींचा जाता है कि इसकी लंबाई वास्तविक लंबाई की दुगनी हो जाती है। ठीक है, खींचा जाता है। अच्छा, इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 6 हो जाएगा। ये एक तार जिसका प्रतिरोध 10 ओम है, एक दूसरे तार जो पहले तार की धातु का ही है, लंबाई दुगनी तथा अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो दूसरे तार का प्रतिरोध क्या होगा। पहले ये बताओ कि इस क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपको सेम लगता है या अलग अलग लगता है। पहले ये दोनों सवाल पढ़ो। इसमें बोला है दूसरा तार, और इसमें बोला है कि इसकी वास्तविक लंबाई को, है ना, या इस प्रकार खींचा जाता है कि इसकी वास्तविक लंबाई दुगनी हो जाती है। तो दोनों में फॉर्मूला, ये कंसेप्ट सेम लगेगा, अलग अलग लगेगा सर। इसीलिए आपने पिछली क्लास में हमें डांट कर, मार कर समझाया था कि ये वाला कब लगेगा, जब अलग अलग तार हो, और ये खींच कर, मतलब सर लंबाई के आर जो होगा वो लंबाई के स्क्वायर के समानुपाती होगा। आई बात समझ में? दोनों अलग अलग होगा, है ना, दोनों अलग अलग बातें होगी। चलिए तो सवाल सॉल्व करते हैं ये दोनों। हम पहला सवाल कर लेते। पहले सवाल में क्या बोला गया? पहले सवाल में बोला गया है, देखो कैसे पता चल रहा है मुझे, यहां पर बोला है खींचा जाता है। तो जब भी खींचा जाता है तो आर जो होगा वो समानुपाती होगा लंबाई के वर्ग के। तो यहां पर अब हम करेंगे R1/R2 बराबर होगा R1/R2 बराबर होगा L1/L2 का स्क्वायर। R1 कितना है सर? वास्तविक लंबाई की दुगनी हो जाती है, तब नया प्रतिरोध 20 ओम हो जाता है। ध्यान से पढ़ना सवाल को, पुराना वाला नहीं, नया वाला प्रतिरोध 20 ओम हो जाता है। तो पहले वाला R होगा, दूसरे वाला 20 होगा। और इस प्रकार की चलता है कि लंबाई दुगनी हो जाती है। पहले वाली लंबाई अगर L है तो दूसरी वाली लंबाई 12 होगी का स्क्वायर। क्या यह बात समझ में आती है सभी को? क्या ये छोटा सा कार्यक्रम सभी को है चमकता? क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे R/20 बराबर होगा L/2L का स्क्वायर। तो यहां से L से L कट जाएगा, ये हो जाएगा R/20 बराबर होगा 1/4। तो R की वैल्यू हो जाएगी 20/4। 5 ओम इज द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है कहानी? इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया? एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, दूसरा तार जो पहले वाले तार की ही धातु का है, मतलब इसमें प्रतिरोधकता समान है, रो समान है, कि लंबाई दुगनी और अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या आधी कर दी जाती है। तो क्या होगा? तो R बराबर होगा सर, समानुपाती होता है L/A², या मैं लिख सकता हूं एरिया को लिख सकता हूं R²। पाई R को लिखता हूं, पाई कांस्टेंट है तो चले जाएगा, उसमें पाई से पाई कट जाएगा अनुपात जब हम लेंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा R1/R2 बराबर होगा L1/L2 इनटू R2/R1 का स्क्वायर। ये ऐसे अनुपात वाले सवाल आपसे आधी नींद में भी बनने चाहिए। ऐसे अनुपात वाले सवाल आपसे आधी नींद में भी बनने चाहिए कि 110% वाली गारंटी मैं आपको लिख कर दे रहा हूं। नीट 2024 में कम से कम 3 से 4 सवाल जो होंगे वो पूरे सिलेबस में से ऐसे अनुपात वाले आएंगे, 100% आएंगे, है ना, जिसमें 2-2 अनुपात होंगे, कुछ ना कुछ अनुपात वाली बात होगी। क्लियर है मामला? अच्छा, तो क्या होगा इसमें होगा R1 की वैल्यू क्या होगी? 10 ओम दी हुई है सर। R2 मुझे निकालना है। ओके, लंबाई बोला है कि यहां पर पहले वाले धातु के लंबाई दुगनी, तो लंबाई दुगनी मतलब कि पहले वाले की लंबाई अगर L है तो दूसरे वाले की 2L होगी। ओके, इनटू अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या आधी कर दी जाती, तो अगर पहले वाले की त्रिज्या R है तो दूसरे वाले की R/2 हो जाएगा का स्क्वायर। पहले तो ये समझ में आनी चाहिए, क्या होना चाहिए?
लंबाई दुगनी कर दी गई है और त्रिज्या आधी कर दी गई है। R2 की जगह R/2 लिख दिया, R1 की जगह R लिख दिया, L1 की जगह L लिखा, L2 की जगह 2L लिख दिया। कहानी खत्म, पैसा हजम। R ने R को मार दिया, L ने L को मार दिया। जो जगह 10/R बराबर होगा 1/2 इंटू, ये भी 1/2 ही है, 1/2 ही है, 1/2 का वर्ग 1/4 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा यहाँ पे 80 ओम बराबर होगा R के। क्यों, 2 इंटू 4 करोगे 8 आ जाएगा, 8 इंटू 10 करोगे 80 आ जाएगा। 80 ओम इज द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है मामला? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, किसी बेलनाकार तार की लंबाई 100% बढ़ा दी जाती है, जिसके परिमाण स्वरूप इसका व्यास घटने से तार के प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन क्या आएगा। पहले तो बता दो, सवाल पढ़ो अच्छे से और डिसाइड करो। देखो सबसे बड़ी बात दिख रहा है साफ की लंबाई में परिवर्तन है, तो L समानुपाती R समानुपाती L² लगाओगे या समानुपाती L लगाओगे, कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करके सवाल को सॉल्व करोगे? पहले ये बताओ क्या आएगा। ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। क्यों सर ये वाला क्यों यूज होगा? क्योंकि उसने बोला है कि बढ़ा दी जाती है परिमाण स्वरूप व्यास घटने से, मतलब कि खींचा है, लंबाई बढ़ी है तो व्यास छोटा होगा। बस इतनी सी बात पता करनी थी हमें। चलो तो पहले हमें प्रतिशत परिवर्तन निकालना है, तो प्रतिशत परिवर्तन वाले सवाल तो हमने पहले भी करे हुए। प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा सर? हमें निकालना पड़ेगा कि यहां पर लंबाई में कितना परिवर्तन आया है ना। तो लंबाई का प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? लंबाई में परिवर्तन बटे में प्रारंभिक लंबाई, इसे हम L1 बोल देते हैं इंटू 100, या इसे ये हमने सीखा था L2 माइनस L1 बाय L1 इंटू 100, या इसे मैं चाहूं तो बीच में से तोड़ सकता हूं। ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा L2 बाय L1 माइनस 1 इंटू 100। तो मुझे बेसिकली L2 बाय L1 निकालना है ना, या इसका SP स्टार भी मैं आपको बताऊंगा। चलो भाई जल्दी से पहले करके बताओ मुझे कि यहां पर 100% लंबाई बढ़ा दी है, तो अब लंबाई कितनी हो जाएगी? करो फटाफट। चलो आया सवाल समझ में? तो देखो सबसे पहले तो हम यह देखते कि सर 100% लंबाई बढ़ गई है ना। तो यहां पर हमें प्रतिशत परिवर्तन निकालना है, ठीक है। तो यहां पर प्रतिरोध का प्रतिशत परिवर्तन, लंबाई का प्रतिशत परिवर्तन, ये सब जैसे अभी मैंने लंबाई के लिए लिखा, यही बात आप प्रतिरोध के लिए भी लिख सकते हो। R1 डेल्टा R बाय R1 माइनस 1 इंटू 100 तो हो जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन में R1 इंटू 100, ठीक है। तो ये सारी बातें हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब पहले सवाल में क्या दिया, सवाल में क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर पहले लंबाई L थी, तो L का 100% जो होगा वो L ही होगा, क्योंकि L बराबर होगा L इंटू 100 बाय 100। तो ये कट के बनेगा फिर से L ही, तो L का 100% L ही होगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि यदि L1 बराबर L है तो L2 बराबर 2L हो जाएगा? पहले तो ये बताओ कितना को समझ में आ गई बात? कितनों को ये बात चमकी कि सर अगर लंबाई L थी तो अब लंबाई 2L हो जाएगी, क्योंकि 100% बढ़ गई, ठीक है। अब एक लाइन में इन सबको मार दे गोली, लगा ले थोड़ा सा दिमाग अपना, क्या कि सर यहां पर अगर लंबाई 2L हो गई है, लंबाई दुगनी हो गई है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं
क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर लंबाई दुगनी हो गई है? ये देखो, ये वाली जो ट्रिक समझा रहा हूं, ये जो एसपी स्टार समझा रहा हूं, ये आप संवेग और गतिज ऊर्जा वाले सवालों में भी लगा सकते। सर वहां पे बताई थी कि आपने, हाँ ये वाली बात वहां पे भी बताई थी, लेकिन तुम्हारा दिमाग तब इतना डेवलप नहीं हुआ था, तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोल रहा है आदमी। लेकिन आज वाली बात बोलूंगा तो तुम्हें बहुत बड़े तरीके से समझ में आएगा और मजा भी आएगा। क्यों? क्योंकि तुमने अभी रास्ता तय किया है, तुम्हें उतार चढ़ाव समझ में आ चुके हैं, तुम्हें गड्ढे समझ में आ चुके हैं, तुम्हें चढ़ाई समझ में आ चुकी है, तुम्हें उतार समझ में आ चुका है, तुम अब चीते बन रहे हो धीरे धीरे। अब ये एसपी स्टार बताऊंगा तो तुम्हें ज्यादा बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये आर जो है वह समानुपाती होता है एल स्क्वायर के। अब पेन रख दे। तो क्या इस सवाल को ओरली भी कर सकते थे कि सर अगर लंबाई दुगनी हुई है तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा? क्या प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा? हाँ सर 4 गुना हो जाएगा। तो परिवर्तन कितने आया? सर परिवर्तन 3 गुणे का आया। 3 गुणे का मतलब 300% का परिवर्तन आया। अरे कहां लगे हो चक्कर में? प्रतिरोध कितना हो गया? प्रतिरोध सर अब मैं कैसा बोल सकता हूं कि समानुपाती होता है सर, मतलब कि प्रतिरोध जो था पहले R1 अगर R था तो R2 जो होगा वो 4R हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो परिवर्तन कितना होता है? यही वाली बात, R2 माइनस R1 बाय R1 इंटू 100 कर ले, कर सॉल्व, वही आंसर आएगा। आई बात समझ में? कैसे करेंगे फिर से सर से सॉल्व? अगर सॉल्व करना है प्रतिशत परिवर्तन निकालना तो प्रतिशत परिवर्तन होता है R2 माइनस R1 अपॉन में R1 इंटू 100। तो R2 कितना है सर? R2 है 4R माइनस R अपॉन में R इंटू 100, या मैं ऐसे लिख सकता हूं 3R बाय R इंटू 100। R से R कट जाएगा, 300% आंसर आ जाएगा। 300% आंसर आ जाएगा। आ गई बात समझ में? इसको अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मतलब प्रतिशत परिवर्तन के सवाल जो है वो अब आपके लिए और आसान बनते जा रहे हैं ना। उस दिन थोड़ा मुश्किल लगा, आज थोड़ा आसान, अब आने वाले समय में और आसान होती जाएंगी बातें। ठीक है, तो क्या समझे हम ये समझे सर कि समय के साथ अगर हम मेहनत करते रहते हैं, हम नियमित रहते हैं चीजों में, तो चीजें हमारे लिए और आसान होती जाएगी, और आसान होती जाएगी, है ना। याद करो वो दिन जब तुम साइकिल चलाने में, है ना, मतलब तुम्हें तो याद नहीं लेकिन मुझे अच्छे से याद है, जब मैं शायद क्लास 5th या नहीं शायद 3rd या 4th में था, ठीक से याद नहीं कौन सी क्लास में था, लेकिन मैं साइकिल चलाना जब सीख रहा था तो साइकिल में तुमने देखा होगा ना, साइकिल में छोटे वाले 2 टायर नीचे बांध लगा देते बच्चों के लिए। ठीक है, तो वो मैं चलाता रहा था, वो मुझे बहुत कठिन लगती थी साइकिल चलाना, कभी इधर टकरा था कभी इधर टकरा था। ठीक है, फिर एक दिन संडे के दिन, है ना, मेरे पापा ने वो जो दोनों साइड के टायर थे वो निकाल दिए, है ना, जो साइड में छोटे पहिए लगाए जाते थे वो निकाल दिए, और छोटी सी साइकिल थी, साइकिल लेकर गए हम एक बड़े से ग्राउंड में, और 3 से 4 घंटे तक लगातार, है ना, मेरे हाथों में से खून आ गया, मेरे पैरों में से खून आ गया, लेकिन रुका नहीं मैं, और लगातार मैं गिरता रहा, पापा बचाते रहे, मैं गिरता रहा, पापा ने सपोर्ट दिया। फिर थोड़ी देर बाद पापा ने छोड़ दिया और मैं साइकिल चलाता रहा 3 से 4 घंटे लगातार साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करी। और वो दिन है और आज का दिन है। फिर थोड़े दिन में क्या हुआ, थोड़े दिन में सर साइकिल छोटी से बड़ी साइकिल ली गई, फिर उस साइकिल पे भी एकदम आराम से चलाने लग गए। अब हाथ छोड़ के चला लेते सर साइकिल, तो वो धीरे धीरे आप उस चीज में एक्सपर्ट होते जाओगे। तो वही बात यहां पर भी है। आप अभी सवाल करोगे थोड़ी कठिनाई आएगी, थोड़े दिन और करोगे और कठिनाई आएगी, कठिनाइयां बढ़ेगी समय के साथ, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब उसके बाद में आपको हर चीज जल्दी आसानी से और तेजी से बनने लगेगी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6-7 की तरफ। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 7 उसी प्रकार का सवाल जल्दी से करके बताओगे। एक बेलनाकार तांबे की छड़ को दोबारा तैयार मतलब कि उसको पिघला कर तैयार किया। ठीक है, ओके, दोबारा तैयार करते हैं जिसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की दुगनी है, परंतु आयतन में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आया, तो बदलाव से पूर्व इसका प्रतिरोध R था, तो नई छड़ का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? नई छड़ का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? नई
छड़ का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? नई छड़ का प्रतिरोध क्या आ जाएगा? पेन नहीं उठाना है, पेन नहीं उठाना है, पेन नहीं उठाना है। 10 सेकंड का सवाल होना चाहिए वो हमारे लिए 4 आवर। बिल्कुल सही बात। क्यों? क्योंकि सर पिघलाया है एल के समानुपाती, आर समानुपाती होता है एल के। कहानी खत्म, पैसा हजम। कहां लिखा हुआ है सर? ये बोला गया है कि आयतन में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलो भाई जल्दी से बताएंगे सवाल का जवाब। हमारे पास यहां पर कुछ इस प्रकार की कहानी है। सवाल पढ़ो एक बार। सवाल बोला हमारे पास 2 समान मोटाई के, है ना, 2 समान मोटाई के घन है ए और बी। फिर बोला है कि बी की भुजा ए की दुगनी है। कौन सी भुजा दुगनी है सर? ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा। ये ए है, ये ए है, ये 2a है, ये 2 है। अब आपको दोनों का प्रतिरोध का अनुपात बताना है। दोनों के प्रतिरोध का अनुपात बताना है। हाँ भाई, क्या होगा जवाब? चलिए, बहुत सारे बच्चे 1 और 2 बताते हुए करते हैं सवाल। देखो, हमें बेसिकली प्रतिरोध बताना। तो प्रतिरोध क्या होता है सर? प्रतिरोध होता है रो एल अपॉन में ए। तो दोनों के लंबाई देखनी है, क्षेत्रफल देखना। अब ये सवाल क्यों करवा रहे हो सर आप हमें? मैं इसलिए सवाल करवा रहा हूं ताकि आपको अगर फोटो दिया जाए या आपको शेप दिया जाए तो उसमें आप लंबाई कौन सी होगी, क्षेत्रफल कौन सा होगा, वो पता कर पाए। जैसे अगर मैं पहले वाले की बात करूं, प्रतिरोध लिखूं ए का, तो लिखूंगा रो। अच्छा, अब इसमें लंबाई क्या होती है? लंबाई वो होती है सर जिसमें से धारा घुसी और दूसरे क्षेत्रफल से बाहर निकली, तो कितनी दूरी तय करी धारा ने, वो लंबाई होती है। तो ऐसे में ये लंबाई ए है इसकी। और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या होता है सर? अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ये साइड वाला एरिया होगा जो धारा जिसमें से गुजर रही है। तो ये हो जाएगा सर इसमें a इंटू टी हो जाएगा। कितनों को ये बात चमकी? पहले तो ये बता दो, ये बात सभी को समझ में आनी चाहिए कि क्या लंबाई होगी, क्या क्षेत्रफल का। क्योंकि ये घन में या आए, अभी तो घन दिया हुआ है, ठीक है। ये घन में अगर हमें थोड़ा भी कंफ्यूजन देगा और हमें लंबाई अलग अलग कर देगा, या मान के चल तीनों लंबाई अलग अलग कर दी, लंबाई का अनुपात बता दिया, तो कहां से धारा घुसेगी, कहां से धारा निकलेगी, कौन सा क्षेत्रफल क्या होगा, वो सब हमें पहचानना आना चाहिए। जैसे आपको मान के चलो क्वेश्चन में कल को ऐसा बोला कि यार हमारे पास कुछ इस प्रकार की आकृति है कि इसमें 1:2:3 इसकी भुजाएं है। अब बताओ कहां से धारा डाले या किस क्षेत्रफल से धारा डाले कि प्रतिरोध मिनिमम आए। तो उसके हमें यह समझ में आना चाहिए कि लंबाई क्या होती है, क्षेत्रफल क्या होता है। तो यहां से धारा घुसी, ये लंबाई होगी सर, ये लंबाई जा रही है, और क्षेत्रफल ये साइड वाला हो गया, तो ये होगा a इंटू टी हो जाएगा। इसी प्रकार से बी वाले के लिए लिखेंगे तो बी वाले के लिए क्या हो जाएगा सर? प्रतिरोध तो प्रतिरोधकता तो वही है, समान धातु के बने गए हैं। और साथ ही साथ ये लंबाई कितनी है सर? अब इसमें धारा को 2a दूरी तय करना पड़ेगी, और इसका क्षेत्रफल ये वाला क्षेत्रफल होगा सर, जो कि हो जाएगा t इंटू 2a। यहां पर a से a कट गया, तो यहां से 2a से 2 कट गया, तो ये रो बटा टी आ चुका है, और ये भी रो बटा टी आ चुका है। मतलब कि इसने फिर से हमें बना दिया है मूर्ख। अनुपात समान आएगा, अनुपात समान आएगा, अनुपात समान आएगा। क्लियर है मामला? क्या ये बात सभी को है चमकती? बहुत ही जोरों से चमकती कि सर यहां पर क्या होगा। यहां पर अनुपात जो होगा वो समान आएगा। आर ए और आर बी का अनुपात जो होगा वो रो बाई टी दोनों में समान ही आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में लंबाई समान है, क्षेत्रफल समान है। तो यहां पर सॉरी, लंबाई और क्षेत्रफल भले ही अलग अलग है, लेकिन लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात ये a बाय ए इंटू टी, ये 2a बाय ए 2a इंटू टी, तो 2a से 2a कट गया, a से a कट गया, सेम आ गया। तो यहां पे अनुपात जो होगा वो 1:1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सर कब होंगे सवाल खत्म? नहीं होंगे ये सारे सवाल खत्म आज नहीं होंगे ये क्वेश्चन खत्म। अब हम नीट के बहुत सारे पीवाईक्यूज करने वाले हैं, है ना। अब यहां से लगातार आपको नीट के पीवाईक्यूज मिलने वाले। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम बढ़ते हैं। हाँ भाई,
कुछ और अलग पैटर्न पे और कुछ नए सवाल नीट 2022 में पूछा गया जोरदार सवाल। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। टी क्या है, ये कौन है, तू कौन है? अरे टी तो ये दूरी दी गई है ना, ये टी क्या है, कौन पूछ रहा है ये टी? क्वेश्चन नंबर 7 एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। क्या बोल रहा हूं बेटा मैं, यहां पर घन समझते हो सब 3D में, तो ये वाला क्षेत्र, ये वाली लंबाई ए है, ये टी है, और इसकी ऊंचाई जो है वो भी ए है। आया समझ में कुछ? टी पीछे वाली गहराई है, गहराई। क्वेश्चन नंबर 7 क्यों गलत हो गया आप बताइए? लंबाई दुगनी गई है तो क्षेत्रफल, ये सॉरी लंबाई दुगनी हुई है तो प्रतिरोध 4 गुना होगा, क्योंकि क्षेत्रफल, ये आयतन नियत है तो क्षेत्रफल में भी परिवर्तन आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा बढ़िया मजेदार सवाल। क्वेश्चन में क्या बोला गया? क्वेश्चन में बोला गया हमारे पास एल लंबाई दी गई है 10 मीटर और 10 की घात -2 बटे में पाई मीटर त्रिज्या वाले किसी तांबे के तार का प्रतिरोध जो है वह हमें दिया गया 10 ओम। अच्छा, अब बोला 10 वोल्ट प्रति मीटर तीव्रता, है ना, ये तुम्हारा जैसा लिख दिया, तीव्रता आएगा। तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र के लिए तार का धारा घनत्व क्या होगा? अरे बाबा, ये क्या पूछा है हमसे? हमें विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है 10 वोल्ट प्रति मीटर और हमसे पूछा धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या होगा? धारा घनत्व क्या होगा? तो धारा घनत्व के कितने संबंध पढ़े हैं आपने? तो सर धारा घनत्व का एक ही संबंध पड़ा है, धारा बटे में अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। तो क्या यहां से कुछ भी करके हम धारा निकाल सकते हैं? नहीं सर, धारा तो इसमें से तो नहीं निकलेगी। सर मुझे पता है जब लंबाई त्रिज्या दी गई मतलब ये क्षेत्रफल निकाल सकता हूं सर मैं यहां से पाई आर स्क्वायर करके। हाँ भाई निकाल दे। तो कितना हो जाएगा सर? पाई इंटू 10 की घात -2 बटे में पाई का स्क्वायर, ये होगा पाई आर स्क्वायर। एक पाई से एक पाई कट जाएगा तो यहां पर बचेगा 10 की घात -4 बटे में पाई। तो सर ये तो और अजीब आ गया, कोई बात नहीं आने दे, ये एरिया आ गया। लेकिन अभी भी सर मेरे को जो चाहिए वो नहीं मिला। हाँ एक मिनट, देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन, वेट अ मिनट। यहाँ पे पाई पर रूट है, यहाँ पर पाई पर रूट है, यहाँ पर पाई पर रूट है, इसमें पाई पर रूट कर लो वरना आंसर नहीं आएगा। आंसर नहीं आएगा मतलब ये मैं नहीं लाकर दे रहा हूं, नीट 2022 में जो था उसमें ही पूछा गया था। यहाँ पर पाई पर रूट आएगा तो यहां पर ये कितना हो जाएगा? पाई पर रूट होगा तो पाई का स्क्वायर हो जाएगा। रूट का स्क्वायर मतलब कि पाई बचेगा तो पाई इंटू 10 की घात -4 बटे में पाई। तो पाई से पाई कट गया, 10 की घात -4 आ गया मीटर स्क्वायर। ओके सर, एरिया तो आ गया मेरे पास। अब मुझे निकालना है सर धारा घनत्व। सर लेट अस सी फॉर्मूला। देखो अगर तुम्हें क्वेश्चन करते वक्त ऐसा लगता है कि सर मैं तो फॉर्मूला मेरे को याद नहीं आ रहा, तो ऐसे दिमाग पे जोर देने वाली बात नहीं है। देख लो अपनी कॉपी है, किसी को क्या पता चल रहा है। हाँ एक बार देखो, 2 बार देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो तो फिर अपने आप याद हो जाएंगे, है ना। पहली बार में ऐसा मत क्या करो, कोई हमारे बीच में ऐसा तो नहीं है, वैसे वाली बात मैंने पहले भी समझाई है कि हमारे बीच में कोई ऐसा तो नहीं कि जिसने एक बार थ्योरी पढ़ ली, कॉपी बंद कर देता है, फिर होमवर्क करने की कोशिश करता है। ये नहीं बन रहा मुझसे, मैं नहीं देखूंगा फॉर्मूला। अरे देख ले, अभी तो कोई चीता नहीं बन गया है, अभी एक ही बार चीज वो पड़ी है, ठीक है। तो एक बार देखो, 10 बार देखो, 50 बार देखो, ठीक है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो फॉर्मूले कौन से कहां पे लगने हैं वो पता चल जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में एकदम पहली बार पढ़ के आज कुछ तूफानी करने की जरूरत नहीं है ना। आज कुछ तूफानी करोगे तो एक क्वेश्चन को 15-15 मिनट तक लेते रहो, बैठे रहोगे ना। तो ये इसमें कौन सी रॉकेट साइंस कर दी तुमने कि एक क्वेश्चन का तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, तुम 15 मिनट सोच रहे हो। भाई कहां से याद आ जाएगा? तूने अभी पढ़ा 2 मिनट पहले, भूल गया तो पढ़ना उसको फिर से, क्योंकि 15 मिनट सोचने से कुछ नहीं होगा, टाइम खराब करोगे तुम अपना बस। अच्छा तो अब हमें क्या निकालना चाहिए? सर हमारे पास यही एकलौता फॉर्मूला बचा है जो हमारी मदद कर सकता है, या E/ρ बराबर होगा J के। यही फॉर्मूला जो है वो हमें हमारी मदद कर सकता है। तो क्या होगा? E/ρ बराबर होगा J के। तो क्या यही फॉर्मूला लगा देना चाहिए हमें? आओ लगा कर देखते हैं। E/ρ बराबर होगा J के। तो E/ρ यहां पर कर देते हैं, E/ρ बराबर होगा J के।
तो अब ये फॉर्मूला लगाने के लिए हमें रो चाहिए, रो मतलब प्रतिरोधकता चाहिए। क्या चाहिए? प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता कैसे मिलेगी? सब प्रतिरोधकता निकाली जा सकती है, हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि आर बराबर होता है रो एल बटे में ई। देखो प्रतिरोध दिया हुआ है 10, प्रतिरोधकता तुम्हें चाहिए, लंबाई दी गई है 10 बटे में क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आया तुम्हारा 10 के घात -4। तो यह 10 से 10 कट गया, 10 के घात -4 उधर गया, तो यहां से तुमने 10 के घात -4 ओम मीटर प्रतिरोधकता निकाल ली। क्या निकाल ली? प्रतिरोधकता। तो ई बाय रो बराबर होगा जे के। क्या होगा? ई बाय रो बराबर होगा जे के। तो ये हो जाए, ई की वैल्यू कितनी दी हुई है? ई दिया हुआ है सर हमें 10 बटे में 10 की घात -4, यह हो जाएगा 10 की घात 5 बराबर होगा जे। 10 की घात 5 बराबर होगा जे एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर है मामला? क्या सभी को समझ में आया? एकदम आसान सा सवाल था। थोड़ा सा बस अगर आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं याद था तो फिर मुश्किल हो सकती थी। तो ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत बार पूछा गया। ई बाय रो बराबर होता है जे के। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम बढ़ चुके हैं। यह है फॉर्मूलों का भंडार, नीट 2021 में पूछा गया सवाल। आपके पास 4 चीजें दी है और पहचानना है कि कौन सा फॉर्मूला किसका है ना। मत पढ़िए कुछ भी, ये 4 चीजें, ये फॉर्मूला पहचानना कौन सा किसका। मैच द कॉलम करना है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, मैच द कॉलम करो, बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 एक बार बता देते बेटा। देखो तुम्हें लंबाई दी गई थी, त्रिज्या दी गई थी, और यहां पर आर प्रतिरोध दिया गया था, और ई की वैल्यू दी गई थी। अब तुम्हें निकालना है जे। तो जे का जो फॉर्मूला होता है वो ई बाय रो बराबर जे होता है। क्या होता है? ई बाय रो बराबर होता है जे के। तो यहां पर अच्छा, किसी को अगर ये फॉर्मूला याद रखने में दिक्कत हो ना, तो उसका भी मैं समाधान बता सकता हूं आपको, ठीक है? उसका भी समाधान बता देता हूं। देखो इस फॉर्मूले को आप लिख सकते हो, ई बराबर होगा जे रो के, ठीक है? अब तुम्हें एबीसीडी आती है, एबीसीडी आती है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। हाँ सर, पी जैसा दिखता, तो ये लाइन से ही अल्फाबेट है, 3 चीजें हैं, ई जे पी, तो तीनों लाइन से लिखे हुए हैं, तीनों लाइन से लिखे हुए। क्या लिखा हुआ है? ए बी सी डी ई एफ जी एच के लिए मैंने पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है? तो यहां पर आप इससे याद रख सकते हो, ई के बाद में जे आता है, फिर पी आता है, ए बी सी डी लिखी है ना। साक्षात भगवान आपको ये फॉर्मूला आसान बनाकर दे रहे हैं। या फिर इसको एक बच्चे ने बोला कि सर देखो इसको ऐसा बना ले, क्या इसे एक होता है सर बीजेपी होता है हमारे मोदी जी वाला, तो हमने इसे हमारी पार्टी बना लिया ईजेपी, ईजेपी इंग्लिश जनता पार्टी, ठीक है? तो ऐसा भी कर सकते हो आप। चलो अब इसमें ये वाला सवाल कर लेते जल्दी से। इसमें मैच द कॉलम करना है, कौन सा फॉर्मूला किसका है। तो सबसे पहले देखते हैं अनुगमन वेग का। अनुगमन वेग इनमें से कौन सा मैच कर रहा है? सर अनुगमन वेग जो है, मैंने 2 फॉर्मूले पढ़े, एक तो धारा के पदों में पढ़ा, और दूसरा फॉर्मूला जो था वीडी का वो ई बटे में एम इंटू टाउ था। तो सर धारा के पदों में तो कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे, धारा तो कोई दिख नहीं रही, तो ई बटे में एम इंटू टाउ, मतलब ये तो मैच कर गया सर। अच्छा, विद्युत प्रतिरोधकता, विद्युत प्रतिरोधकता सर ये तो अभी ही आपने बताया है ना, ये तो अभी हमने पढ़ा। क्या? ई बराबर होता है जे इंटू रो के, या यहां पे विद्युत प्रतिरोधकता ई बटा जे बराबर हो जाएगा विद्युत प्रतिरोधकता के। इसी प्रकार से यहां पर, अरे हाँ एक और ट्रिक थी हमारी, वो भी बता देता हूं। हाँ पहले ये देख लो, विश्रांति काल या श्रांत काल लिखा हुआ है, विश्रांति काल पूछा है हमसे। सर ये तो मुझे नहीं पता चल रहा, कोई बात नहीं, छोड़ दे अभी के लिए। हाँ धारा घनत्व पता चल रहा है, इन दोनों में से कौन सा धारा घनत्व हो सकता है? तो धारा घनत्व जो हो सकता है वो होगा ई एन ई वीडी। ये कैसे आया? हम बताते हैं आई बराबर एन ई वीडी होता है, और इसमें अगर हम ए को नीचे लेगा तो ये हो जाएगा जे बराबर एन ई वीडी। तो ये हो गया सर। ओके, तो विश्रांत काल का फॉर्मूला ये वाला बचा। ये कहां से आया? अरे ये तो मिनटी लिखा हुआ है, रो बराबर एम एम
ई एन टाउ, तो यहां से टाउ की वैल्यू क्या आ जाएगी, m अपॉन में ई स्क्वायर एन, और रो नीचे आ जाएगा, यही लिखा हुआ है शांत काल सी। तो मैच करके देख लो फर्स्ट आ रहा है क्या। अच्छा, इसकी एक और ट्रिक थी, इसकी एक और ट्रिक थी जो कुछ चीतों को मैंने पिछले साल बताई थी। तो ये J बराबर होता है E, है ना, या आप इसको इसी फॉर्मूले को सिग्मा के पदों में भी लिख सकते हैं, सिग्मा के पदों में लिख सकते हो J बराबर E रो, सॉरी E सिग्मा, J बराबर E सिग्मा। तो यहां पर आप चाहो तो इसे ऐसे भी याद कर सकते हो, जा, ये क्या है, J मतलब जा, इधर से तू निकल जा, इधर से जा, इधर से। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, या ABCD से भी याद रख सकते हो, ABCDEFG JKLM, हाँ, जा इधर से, तो आप इससे भी याद रख सकते हो, जा इधर से। इंग्लैंड, जापान, पाकिस्तान, ये तो गजबी ट्रिक बनाई। कौन आया है ये हमारी क्लास में? बेटा तो चीता नहीं लेकिन लोमड़ी जरूर बन जाएगा। अगर मान के चल परीक्षा, अभी तूने ऐसी मूर्खता भरी ट्रिक याद रख ली है ना, इंग्लैंड पाकिस्तान क्या बोल रहा था ये, हाँ जापान इंग्लैंड पाकिस्तान ऐसी कुछ बोल रहा था, हाँ इंग्लैंड जापान पाकिस्तान। अगर वहां जाके तेरे को 3 फॉर्मूले देखे, उसमें ये भूल गया कि जापान पहले था, इंग्लैंड पहले था, पाकिस्तान पहले था, तो क्या करेगा फिर, है ना। फिर इसको भी याद रखने के लिए कोई ट्रिक बनाएगा क्या, है ना। तो कुछ जो ना चीजें ऐसी बनाओ जो आपको याद भी रहे। चलो, हाँ चलिए अब आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ भाई चलो फटाफट बता दो यार, 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए। नीट 2020 का सवाल, नीट 2020 का सवाल, अमित यादव क्वेश्चन नंबर 7 सही है मेरे भाई। इतना ज्यादा फिजिक्स, बहुत बढ़िया हाँ बताओ भाई, एक बच्चा बोल रहा सर ये लिखा हुआ इतना ज्यादा फिजिक्स पढ़ लिया हमने। अच्छा इसका आंसर बी आ रहा है क्या, ए का आर होगा, बी का एस होगा, सी का क्यू होगा, सी का पी ही तो है और डी का सही तो है, ए ही आएगा इसका आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 नीट 2020 का सवाल, कोविड के चक्कर में हुआ था पेपर बहुत लेट, देखते हैं क्या आएगा जवाब। सवाल में बोला कि प्रतिरोध के ऋणात्मक, अच्छा यार ये वाला सवाल अभी रुक जाते, ताप गुणांक अभी मैं आपको बता रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को भी हम होल्ड पे डाल देते। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कल की क्लास में हमने करा हुआ है, जल्दी से इसका जवाब बताएंगे, जल्दी से इसका जवाब बताएंगे। हमें बताना है, मैंने आपको कल सवाल करवाया था, तब मैंने बताया भी था कि नीट का सीधा सीधा सवाल है, ये जब कंसेप्ट पढ़ा था नीट 2020 का सवाल। कॉपर, देखो कॉपर के पीछे तो हाथ धोकर पड़ी हुई जनता, तो कॉपर में आपको बताना है कि रो और टी के मध्य क्या ग्राफ बनेगा। तो हमें पता है सर कॉपर क्या होता है, कॉपर क्या होता है, कॉपर क्या होता है, हाँ इतना ज्यादा मत रो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। चल क्या होगा बताओ, कॉपर जो होता है सर वो चालक होता है, तो कॉपर चालक होता है या कंडक्टर बोल सकते हैं हम। तो हमें पता है सर कि यहां पर जब तापमान बढ़ाया जाता है तो इसमें टाउ का मान घट जाता है, या इसमें प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, या प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, ये हमने समझा था। तो 4th इज द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाँ एक धातु बोला हुआ है, अच्छा इसमें VI ग्राफ दिया गया है, 2 अलग अलग तापमान T1 और T2 के लिए। तो आपको बताना कि T1 बड़ा है T2 से, T2 बड़ा है T1 से, T1 बड़ा है T2 से, T2 बड़ा है T1 से। बताओ क्या आएगा।
नीट में रिपीट क्वेश्चन नहीं आते हैं सर। हाँ तो नहीं आते, मैंने कहा बोला नीट में रिपीट क्वेश्चन आते हैं, तो क्या नहीं करवाए हम एक भी PYQ? हाँ अमन बेटा उससे भी कर सकते हो, बिल्कुल सही बात है ना। अमन ने बोला सर V/R से धारा निकल जाएगी, उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बात बराबर ही पड़ेगी। हाँ तो यहां पर यह सवाल कैसे करेंगे सर? हमें पता है धातु के लिए क्या होता है, धातु के लिए तापमान बढ़ाने पे, अभी हमने देखा सर कि धातु के लिए तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। मतलब इसमें प्रतिरोध कैसे देखेंगे यार? सर हमें पता है V/IR होता है, तो ग्राफ में आपने कल बताया था V/I करेंगे तो R आएगा, या हमने कल ग्राफ बनाया था। अब ध्यान समझना, खा जाएगा यहां पर धोखा, तो ये होगा सर V और I का ग्राफ होगा, तो इसकी जो ढाल होगी, इसकी ढाल जितनी ज्यादा प्रतिरोध उतना ज्यादा। तो मतलब सर जिसकी ढाल ज्यादा, देखो अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूं, ध्यान समझा सर, जिसकी ढाल ज्यादा उसका प्रतिरोध ज्यादा, उसका तापमान ज्यादा, उसका तापमान ज्यादा, उसका तापमान ज्यादा, तो ढाल ज्यादा तो प्रतिरोध ज्यादा तो तापमान ज्यादा। तो T1 बड़ा होना चाहिए T2 से, लेकिन T2 बड़ा हो जाएगा T1 से। सर हाउ इज दिस पॉसिबल? ये I और V का ग्राफ है, ऐसे ही तो मजे लेगा तेरे, ऐसे ही तो मजे लेगा। तुम देखा ड्रम 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 बम, पहला ऑप्शन ही, और देख जानबूझ के पहला ऑप्शन T1 बड़ा T2 दे दिया, ताकि तो पहला ऑप्शन देखते ही पिघल जाए यहां पर कि हाँ यही सही होगा। आगे लगा दो, टिक कर दो, आगे बढ़ जाओ, खुश हो जाओ, फिर उसके बाद में आकर आंसू बहाओ। क्यों? क्योंकि ये VI ग्राफ होता है, V और I ग्राफ। ध्यान से देख, ध्यान से देख, ग्राफ उल्टा है, ग्राफ उल्टा है। तो यहां पर V और I ग्राफ की ढाल, क्योंकि ढाल क्या होता है यार, Y/X, तो Y/X, तो Y पर क्या है सर? Y पर V है, V/I, हाँ तो V/I धारा V/I प्रतिरोध होगा, तो ढाल जितनी ज्यादा प्रतिरोध उतना ज्यादा। अच्छा सर, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पर सर T1 बड़ा हो, ढाल किसकी ज्यादा? सर T1 की ज्यादा ढाल है। ओके, तो तापमान किसका ज्यादा होना चाहिए? T1 का ज्यादा होना चाहिए। लेकिन उल्टा क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ पे IV ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? IV ग्राफ है। ग्राफ उल्टा है, यहां पर लिख ले, ग्राफ उल्टा दिया है। यहां पे लिख लो धोखा खा जाओगे, यहां पे लिख लो बेवफाई। क्या बेवफाई करी है इसने तेरे साथ? ग्राफ उल्टा बना दिया। ग्राफ उल्टा है, हाँ बेवफाई, ग्राफ उल्टा है। ठीक है, चलिए ओके। हाँ, नीट 2023 में भी इस प्रकार का सवाल पूछा गया था, मणिपुर वाली एग्जाम में, बिल्कुल सही बात। हाँ, ये नीट में भी इस प्रकार का सवाल पूछा गया था। ये तो मतलब, ये तो मैं ऐसा नहीं कि इस साल ही करवा रहा हूं, ये पिछले साल भी करता, उसके पिछले साल भी करता, 10 साल से ज्यादा सवाल करवा रहा हूं। ठीक है, जो पिछले साल पढ़े होंगे उनको पता है कि सर ये तो पिछले साल वाला सवाल है, बिल्कुल, लेकिन ये नीट में भी आ चुका है। चलो क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, क्वेश्चन नंबर 14 नीट 2020 का सवाल, जल्दी से करके बताओ यार, जल्दी से करके बताओ। समान पदार्थ के बने समान लंबाई के दो ठोस चालक हो गए, प्रतिरोध भी समान है, बहुत बढ़िया। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वृत्ताकार है, जिसका क्षेत्रफल A1 है, और दूसरे का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वर्गाकार है। मतलब एक गोल है, एक वर्गाकार है। मतलब एक पाइप ऐसा बना हुआ है, दूसरा पाइप ऐसा बना हुआ है। कैसे बनाएंगे रे बाबा? अच्छा बना है, ऐसे पाइप है, तो क्या होगा? क्या होगा? क्वेश्चन में A1/A2 का अनुपात पूछा, तो बोला है समान पदार्थ, मतलब कि दो है, ये इसमें इसका प्रतिरोधकता रो है, इसका प्रतिरोधकता रो है, समान लंबाई, इसकी लंबाई L है, इसकी लंबाई L है।
अच्छा, ठोस चालक का प्रतिरोध भी समान है, वेरी गुड। तो बचा ही क्या जिंदगी में बचा ही क्या जिंदगी में? आर बराबर रोएल बटे में ए होता है। हाँ जी सर, आर बराबर रोएल बटे में ए होता है। अब मान के चल किसी का पदार्थ भी समान है, लंबाई भी समान है, और अच्छा लंबाई तो हमने नहीं कहा, हाँ लंबाई भी समान है और प्रतिरोध भी समान, तो एरिया भी समान होना ही पड़ेगा, तभी तो बात बनेगी, तभी सब कुछ समान हो जाएगा। चलिए, नीट 2022 का एक और सवाल ही नहीं खत्म हो रहे। क्यों? क्योंकि आते हैं भाई, आते हैं। मैं तो बोल रहा हूं ना, इस चैप्टर से तो मैं इस साल भी 3 से 4 सवाल 100% आएंगे। 2 से 3 सवाल सेक्शन ए में आएंगे और 1 सवाल सेक्शन बी में 100% आएगा इस चैप्टर से। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 15, नीट 2022 का सवाल। हमें बोला कि ताप के बढ़ाने के साथ विद्युत प्रतिरोध का मान क्या होगा? चालक के लिए घटता है किंतु अर्धचालक के लिए बढ़ता है, अर्धचालक और चालक दोनों के लिए बढ़ता है, दोनों के लिए घटता है, चालक के लिए बढ़ता है, अर्धचालक के लिए घटता है। 10 सेकंड का सवाल। चलो बहुत ही बढ़िया, चालक के लिए बढ़ता है, अर्धचालक के लिए घटता है। नहीं बताऊंगा अब कैसे आया। ओके 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 चलो, हाँ अब हमने बहुत सारे सवाल कर लिए सर, और भी सवाल करेंगे, बिल्कुल और भी सवाल करेंगे हम, लेकिन उससे पहले हम एक और नई बात पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे ताप गुणांक के बारे में। हम पढ़ेंगे ताप गुणांक के बारे में। जे क्या होता है सर? देखो आज ही पढ़ा रहा हूं, ये ताप गुणांक एक्चुअल में आपको आगे भी काम आएगा, ठीक है, आगे भी ये सारी चीजें काम आने वाली है। क्या कहां काम आएगी पहले ये भी बता देता हूं। आगे चलकर हम एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम तापीय गुण, ठोसों के तापीय गुण की बात करेंगे। तो उसमें हम देखेंगे तापमान बढ़ाने पर लंबाई बढ़ जाती है, तो वैसे ही तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ रहा है हमारा, है ना। हमने अभी चालक के लिए क्या पढ़ा? चालक के लिए सर वेरी चालाकी हमने पढ़ी। चालक के लिए हमें पता है सर प्रतिरोधकता, अगर हमने तापमान T बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया तो प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी, ये हमने पढ़ा है। तो प्रतिरोधकता क्या होती है सर, है ना। प्रतिरोधकता तो निर्भर कर रही है टाउ पर, लेकिन हमें पता है सर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टाउ घटेगा, और वो सारी कहानी तो हमें समझ में आ गई। लेकिन अगर मान के चलो ऐसा कुछ हो जिंदगी में, कैसा कुछ हो कि हमको बोला कि एक तापमान पर तांबे के तार का प्रतिरोध उसके 0 डिग्री के प्रतिरोध का 3 गुना है, या नीट 2023 में पूछा। हमें बोला है प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस पे 6.8 ओम हो चुका है। मतलब सर 0 से 80 जाने पे 2 से 6.8 ओम हो गया है। तो आपको बताना है कि इसका ताप गुणांक क्या है। तो ऐसा कैसे करेंगे इन सवालों को? तो एक्चुअल में क्या होता है बेटा, यहां पर जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, है ना, कि जब प्रतिरोध में परिवर्तन जो होता है वह समानुपाती होता है तापमान में परिवर्तन के। जितना तापमान में परिवर्तन होगा उसी के हिसाब से प्रतिरोध में परिवर्तन होगा, है ना, उसी प्रकार से प्रतिरोध में परिवर्तन होगा। अच्छा सर, तो इसे क्या लिख सकते हैं? समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहां पे कांस्टेंट आएगा, यहां पे कांस्टेंट आएगा जिसे हम बोलेंगे अल्फा। क्या बोलेंगे? अल्फा। क्या है ये? क्या लिखा हुआ है कि प्रतिरोध में परिवर्तन, आप चाहो तो यहां पे स्टेटमेंट भी लिख लो, प्रतिरोध में परिवर्तन समानुपाती होता है तापमान में परिवर्तन के। किसके समानुपाती होता है? तापमान में परिवर्तन के। तो ये अल्फा जो है वह ताप गुणांक कहलाता है। अल्फा क्या कहलाता है? ताप गुणांक कहलाता है। क्लियर है मामला? ओके सर, वेरी गुड, दिस इज द फॉर्मूला इज द। अच्छा, एक बार की कहानी है। एक तेजस्वी बालक था, जब मैं जयपुर में पढ़ाता था आकाश में, उसने बहुत कूटे खाए थे। क्यों? उसने ये ऐसे ही, मतलब जैसे ये आज लिखा है तुम्हें, उसने भी लिखा। उसके बाद में वो थोड़े दिन बाद, मतलब जब कोर्स खत्म हो गया, रिवीजन कर रहा था, तो आया मेरे पास, बोलता सर मुझे एक बहुत भयंकर डाउट है, आपने जब पढ़ाया तो आपने एक लाइन गलत लिख दी। मैंने क्या गलत लिख दिया? तो मतलब उस टाइम क्यों नहीं बताया? हाँ, कुछ बच्चों को स्टोरी पता होगी
उसकी स्टोरी नहीं बदल सकती ना, वो तो पिछले साल, मतलब उसने तो 8-10 साल पहले कुटे खा लिए, वो तो अब डॉक्टर भी बन गया। तो उसने बोला, हाँ देखो एक बच्चे ने पूछ लिया वही वाला डाउट, उसने बोला कि सर आपने ये और ये चीज एक ही लिखी हुई थी, इसमें इक्वल्स टू का साइन नहीं लगा, यहां पे इक्वल्स टू का साइन लगा दिया, यहां पर इक्वल्स टू का साइन नहीं लगा होता, यहां पे इक्वल्स टू का साइन लगा दिया। ठीक है, तो मेरे प्यारे चीते, ये समानुपाती का चिन्ह है, ये अल्फा है ना। अब किताब वाले थोड़ा सा डिजाइन वाला समानुपाती का चिन्ह बनाते हैं, किताब वाले ऐसे करके समानुपाती का चिन्ह बनाते हैं थोड़ा सा, और किताब वाले अल्फा को ऐसा बनाते हैं। ठीक है, तो अब मैंने तो दोनों को एक ही जैसा बनाया है, अगर तुम चाहो तो इन दोनों को अलग अलग बना लो। बाकी मेन इंपॉर्टेंट सी बात यह है कि यह है समानुपाती का चिन्ह, यह है अल्फा, याद रखना है ना, यह है समानुपाती का चिन्ह, यह है अल्फा। तो अल्फा जो है वो ताप गुणांक कहलाता है। अब यहां पर ये ललित नाम के लोग आज ऐसे अजीब अजीब सवाल क्यों कर रहे हैं। ये बैच 1 का लड़का है, ये पूछ रहा सर आपने पिछले साल भी यही पढ़ाया था क्या? मैं पिछले 8-10 साल से यही पढ़ा रहा हूं और आने वाले 8-10 साल भी यही पढ़ाऊंगा। भाई ये सिलेबस में है, यही पढ़ाना होता है, यही चीजें तुझे पढ़ना होगी, इट्स द सेम है ना। मेरे लिए कहानी वही है, लोग बदलते हैं। देखो तुम में से कोई लोग आगे बढ़ जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे। डेल्टा आर बराबर होगा अल्फा डेल्टा टी के, तो डेल्टा मतलब परिवर्तन होता है, तो आप इस परिवर्तन को लिख सकते हो आर माइनस आर नॉट बराबर होगा आर डेल्टा टी के। ठीक है, अब ये अच्छा एक मिनट यार, यहां पर से समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, यहां पे एक और चीज आएगी, मैंने थोड़ा सा उसको समझा रहा था मैं, और एक और चीज यहां पर लिखो, आर नॉट भी लिखो यहां पर। ठीक है, आर नॉट जो है प्रारंभिक तापमान होगा, तो डेल्टा आर जो हो जाएगा वो आर माइनस आर नॉट बराबर हो जाएगा आर नॉट अल्फा डेल्टा टी के। आर नॉट क्या है? आर नॉट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध होगा, आर नॉट 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध होता है। तो अब इस फॉर्मूले को, ये आर नॉट के तरफ मिलाकर कुल मिलाकर ऐसा लिख सकते हो, अब आर बराबर होगा आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, या इसमें से आर नॉट कॉमन आ जाएगा। जो आपको याद रखना है हमेशा हमेशा के लिए, वो ये वाला फॉर्मूला बन चुका है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें 2 से 3 बार काम भी आएगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आर बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है। इसी प्रकार से यहां पर आर बराबर आर नॉट अल्फा डेल्टा टी जो होगा, इसमें यही फॉर्मूला लंबाई के लिए भी बनेगा, यही फॉर्मूला लंबाई के लिए भी बनेगा, यही फॉर्मूला लंबाई के लिए भी बनेगा कि जब तापमान बढ़ाएंगे, जब हम तापमान बढ़ाएंगे तो तापमान बढ़ाने पर लंबाई कैसे बदलेगी। ठीक है, 2 नियतांक नहीं है बेटा, 2 नियतांक नहीं है ये। एक्चुअल में तुम चाहो तो इसमें एक और स्टेप ऐड कर लो, देयर इज नो 2 नियतांक। आप चाहो तो इसमें एक और छोटी सी स्टेप ऐड कर लो, ऐसा दिल पे मत लो। इसमें आप ऐसा भी लिख सकते हो कि यह आर डेल्टा आर जो होगा वो समानुपाती होगा आर नॉट के। वैसे आर नॉट जो होता है वो कांस्टेंट ही होता है। ठीक है, अब ये कांस्टेंट जो है वो ऐसा नहीं है कि हमारे लिए एक तार के लिए एक ही, हर तार के लिए प्रारंभिक प्रतिरोध जो होगा वो अलग अलग होगा। हाँ, डेल्टा टी जो होगा वो फाइनल माइनस इनिशियल होगा, वो हम लोगों को क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो अब ये एक इंपॉर्टेंट सी बात है। अब देखो इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात जो हमें पढ़ना है कि जो चालक होते हैं, चालक के लिए जो बातें कर ले, तो इसके लिए अल्फा का मान पॉजिटिव होता है, सदैव पॉजिटिव होता है, सदैव धनात्मक होगा। अल्फा का मान सदैव धनात्मक होगा। क्यों सर सदैव धनात्मक होगा? क्योंकि तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, इस बात की गारंटी है ही है। क्योंकि यहां पर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यह देखो, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये पूरा अल्फा का मल्टीप्लाई होगा कुछ ना कुछ, ये पूरा बढ़ेगा, इसमें 1 ऐड करोगे तो यह वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अच्छा, अब तो ये अल्फा किसके लिए कितना होता है ना, यहां पर अल्फा जो है
वह किसके लिए कितना होता है, किसके लिए कितना होता है। तो अल्फा का मान जो है वह निर्भर करता है प्रति ताप, ये किस प्रकार का पदार्थ है। जैसे यूजुअली 10⁻⁻4 से 10⁻⁵ भी हो सकता है, कुछ क्वेश्चन 10⁻2 भी आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। देखो अगर इसको आपको फील करना है अल्फा को और बेहतर तरीके से, तो आप ऐसा सोच सकते हो कि अगर मान के चलो अल्फा की बात करें तो अल्फा का अगर मात्रक में लिखना चाहूं तो उससे और फील आ जाएगा एक्चुअल में, है ना। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, देखो ये प्रतिरोध में परिवर्तन बराबर होगा प्रतिरोध अल्फा डेल्टा टी। तो प्रतिरोध का ओम होता है, प्रतिरोध में परिवर्तन का भी मात्रक ओम ही होगा। ओम बराबर ओम अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा टी का डिग्री सेल्सियस। तो ओम से ओम कट जाएगा, अल्फा का जो मात्रक आ जाएगा वो आ जाएगा प्रति डिग्री सेल्सियस। क्या लिखेंगे, प्रति डिग्री सेल्सियस, प्रति डिग्री सेल्सियस, है ना, या पर डिग्री सेल्सियस आप लिख सकते हो। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं स्लैश करके डिग्री सेल्सियस। ये एक्चुअल में ये बता रहा है कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर, है ना, अल्फा का फील, 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 हाँ लिख लो एक चाहो तो स्टेटमेंट, अल्फा का फील क्या है, प्रति डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर या प्रति डिग्री परिवर्तन पर प्रतिरोध में कितना परिवर्तन होगा, यह है अल्फा का फील। स्टेटमेंट लिख लो, प्रति डिग्री तापमान या टेम्परेचर परिवर्तित करने पर प्रतिरोध में परिवर्तन। लिख लिया, चल। तो मतलब अगर मैं कहीं पर आर का या अल्फा का मान बोल रहा हूं 10⁻⁴ प्रति डिग्री सेल्सियस, मतलब कि हर डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर 10⁻⁴ प्रति परिवर्तन होगा अल्फा का। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट सी बात कि सर हमें पता है अर्धचालक के लिए आपने कुछ उल्टी कहानी बताई थी। अर्धचालक के लिए क्या कहानी बताई थी, अर्धचालक के लिए मैंने कहानी बताई थी कि यार अर्धचालक जो होंगे वह क्या है एक्चुअल में, अर्धचालक जो है वो एक्चुअल में क्या है। तो अर्धचालक जो है उसमें तापमान बढ़ाने पर अल्फा या रो का मान जो है वो कम हो जाता है, तापमान बढ़ाने पर रो का मान कम हो जाता है। यह हमने देखा था, प्रतिरोधकता घट जाती है। तो उसके लिए अच्छा ये वाला जो फॉर्मूला है ये मैंने प्रतिरोध के लिए लिखा हुआ है, यही वाला फॉर्मूला प्रतिरोधकता के लिए भी लिख सकते हो, है ना। जरूरी नहीं कि प्रतिरोध के लिए, प्रतिरोधकता भी सेम ही है, प्रतिरोध घटेगा तो प्रतिरोधकता में भी परिवर्तन आएगा। जैसे ये वाला फॉर्मूला आप रो बराबर रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी भी लिख सकते हो, या डेल्टा रो बराबर होगा रो नॉट अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला हम प्रतिरोधकता के लिए भी लिखेंगे, क्योंकि प्रतिरोध बदलेगा तो प्रतिरोधकता भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगी। हम बता प्रतिरोधकता मतलब तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ रही है, मतलब प्रतिरोध भी बढ़ रहा है, और तापमान बढ़ाने पर अर्धचालक के लिए प्रतिरोधकता घट रही है, मतलब प्रतिरोध भी घट रहा है। तो उसके लिए ये वाला जो फॉर्मूला होगा उसमें छोटा सा परिवर्तन आ जाएगा। क्या यह हो जाएगा सर, रो बराबर होगा रो नॉट 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा, माइनस डेल्टा टी, या आर बराबर आर नॉट 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी। मतलब इसका अल्फा या ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। क्यों सर, ऐसा क्यों है, ताप गुणांक ऋणात्मक क्यों है, यहां पर क्यों है ताप गुणांक ऋणात्मक? क्योंकि एक्चुअल में बात क्या है कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने पर जैसे अर्धचालक का आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो अर्धचालक का टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है कि यहां पर प्रतिरोध तो घट जाता है। तो यहां पर इसको कैसे दर्शाओगे, तो ये माइनस साइन इस चीज को दर्शा रहा है कि आप जैसे जैसे तापमान बढ़ाओगे तो ये इसमें से घट जाएगा, एक में से घट जाएगा या कम होता जाएगा, प्रतिरोध कम होता जाएगा। यही बात जो है ना, लिख लिया सबने, ये इतना लिख लिया, इस पर सवाल करना अभी हमको। तो यही वाली बात जो है वह
आपको अभी जैसे मैंने बताई थी 2011 में पूछी गई थी कि प्रतिरोध के, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 तो 2020 का, प्रतिरोध के ऋणात्मक ताप गुणांक वाले ठोस कौन से हैं? ऋणात्मक ताप गुणांक वाले ठोस कैसे, कौन से ठोस जिनका ताप गुणांक ऋणात्मक में? एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई है। अब अभी तो हमने पढ़ा सर अर्धचालक, ठीक है, बड़े बड़े महारथियों ने अर्धचालक आंसर देने की कोशिश करी थी, है ना, लेकिन एक्चुअल में इसका जो सही आंसर है वह रोधी, रोधी मतलब कुचालक, है ना, कुचालक और अर्धचालक दोनों होगा। क्यों? क्योंकि याद करो कल की क्लास में मैंने तुम्हें बताया था कि जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो अर्धचालक और कुचालक दोनों के लिए प्रतिरोध घट जाता है। सर कुचालक के लिए प्रतिरोध घट जाता है? हाँ हो सकता है ना यार, जैसे अगर मान के चलो जैसे हवा है तो हवा कुचालक है, हाँ सर, लेकिन कभी ना कभी तो वो भी चालक बन जाती है। तो ऐसे बहुत सारे कुचालक है जिनका आप तापमान बढ़ाओगे तो कभी ना कभी तो वो चालक बनेंगे या थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी वो भी कंडक्ट करवा देंगे। तो अगर उसमें थोड़ा भी कंडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का मतलब कि थोड़ा भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसमें से, तो उस कंडीशन में ये कुचालक भी हमारे लिए चालक बन सकते हैं या धारा का चालन करवा सकते हैं। तो ताप गुणांक ऋणात्मक मतलब कि तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोधकता किसकी घटेगी या चालकता किसकी बढ़ जाएगी, कौन चालक बन जाएगा या चालकता या चालन करने लगेगा, तो अर्धचालक और कुचालक दोनों होंगे। क्लियर है मामला? क्या ये बात सभी को है जोरों से चमकती है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हमने जो भी फॉर्मूला करा, हमारे कितने क्वेश्चंस हो गए थे? 15 तक हो चुके हैं, ठीक है। तो अब हमने जो फॉर्मूला पढ़ा उस पर एक दो सवाल कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17, क्या होगा ये दोनों सवालों का जवाब, ठीक है। आसान से सवाल है। एक बार बहुत पहले कभी इस प्रकार का सवाल पूछा गया, इस प्रकार का सवाल नीट में आ सकता है अब 2024 में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं 1-2 साल बाद फिर से पढ़ाऊंगा और बोल दूंगा ये देख नीट 2024-25 का ये सवाल है। क्योंकि नीट में अगर आप रोधी क्या होते हैं, अभी हिंदी में बताना बेटा, कुचालक होते हैं। अगर है ना ये रोधी वोधी नहीं लिखा होता नीट के पेपर में, रोधी नहीं लिखा होता। क्या होता है कि ये जो भैया ट्रांसलेट करते हैं ना कभी कभार, तो वो गोची खा जाते हैं, है ना, वो खतरनाक, उनको इतना फिजिक्स का आता। उन्होंने बोला अच्छा कुछ यहाँ पे लिखा होता, वहां पे लिखा होता कि सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर, या वहां पर उसने नॉन कंडक्टर लिख दिया, वैसे नॉन कंडक्टर भी नहीं, वहां पर उसने इंसुलेटर लिखा हुआ होगा, तो इंसुलेटर को उन्होंने रोधी लिख दिया। हाँ बहुत ही बढ़िया। देखो तो अब हम आगे बढ़ते, इसमें और कुछ सवाल करते। इस प्रकार के सवाल क्यों आ सकते हैं सर नीट 2024 में, पहले ये समझ लेते हैं। अगर आप पिछले साल का नीट का पेपर देखो जो एनटीए वालों ने बताया, या उसके पिछले साल का नीट का पेपर देखो, तो बहुत सारे ऐसे सवाल, बहुत सारे कितने सवाल सर, मतलब आप मान के चलो 8 से 10 सवाल ऐसे थे जो पुराने, जो बहुत पुराने सवाल, जैसे जो 2020 से 20 साल 15 साल पहले सवाल आए गए हैं, 2000 में, 2005 में, 2006 में, 2008 में जो सवाल पूछे गए, उन्हीं में थोड़ा सा परिवर्तन करके या वैसा का वैसा सवाल पूछ लिया फिर से एनटीए वालों ने। अब आप ये समझो यार कि अगर कोई एग्जाम या इसी सिलेबस पे, इसी टॉपिक पर कोई परीक्षा ले रहा है और वो पिछले 20 साल से 25 साल से आपसे एग्जाम लिए जा रहा, अब तो एक एग्जाम हो रहा है 20-25, मतलब अगर हमें नीट की एग्जाम के बाद पहले की बात करूं 5-6 साल पहले, तो उसमें हर एक स्टेट अपनी अपनी एग्जाम लेता था, मतलब 28 एग्जाम, 28 पेपर तो हर एक स्टेट के हो गए, सेंटर का अलग होता था 29 पेपर, ठीक है। और उसके बाद में भी और कुछ कॉलेज अपनी अपनी एम्स अलग एग्जाम ले रहा है, जितमर अपनी एग्जाम ले रहा है, मतलब हर साल कम से कम 35 से 40 पेपर बनते थे एक ही सिलेबस पे, 35-40 पेपर हर एक साल में। तो यार इस टॉपिक पे तो सभी कुछ पूछा जा चुका होगा, तो अब ऑब्वियस सी बात है हम इतना सारा सब कुछ पेपर में नहीं कर सकते। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट सवाल, उसमें बहुत सारे सवाल रिपीट भी होते जाते थे, ठीक है। तो वही वाले सवाल अब हमको थोड़े से, मैं बताता हूं आपको क्लास में, उन सवालों पर ध्यान दिया करो, मैं वो वाले सवाल छाट कर लाता हूं जो रिपीट हो सकते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास तार का प्रतिरोध उसके 0 डिग्री सेल्सियस के प्रतिरोध का 3 गुना है। तो किस तापमान पर, तो मान के चलो हमने बोला T तापमान पर, तो हो जाएगा R
R बराबर होगा 3R0 के। क्यों बोला है? 3 गुना है 0 डिग्री सेल्सियस के। देखो स्टेटमेंट पढ़ो, और क्या मैंने सही किया, क्या मैंने सही किया, क्या मैंने सही किया। R बराबर होगा 3R0 के, R बराबर होगा 3R0 के। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला है? सर हमें पता है R की वैल्यू होती है R बराबर होता है R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब डेल्टा टी हमसे पूछा है, तो ये हो जाएगा 3R0 बराबर होगा R0 1 प्लस, अच्छा अल्फा कितना दिया हुआ है? अल्फा दिया हुआ 4 गुणा 10 की घात -3 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी या तापमान में परिवर्तन निकालना है। प्रारंभिक तापमान 0 डिग्री सेल्सियस ही, वो हमेशा 0 होगा, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से R0 से R0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 बराबर होगा 1 प्लस 4 इंटू 10 की घात -3 डेल्टा टी, या 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो यहां पे 2 बचेगा, तो हो जाएगा 3 माइनस 1 2 बराबर होगा 4 इंटू 10 की घात -3, या ये कटेगा तो यहां पर 2 हो जाएगा डेल्टा टी। तो इसे पूरे को नीचे ले जाओ, तो हो जाएगा 1/2 इंटू 10 की घात -3 डेल्टा टी हो जाएगा। 10 की घात 3 ऊपर ले जाओ, बटे में 2, या ये लिखा हुआ है 1000 बटे में 2, क्या हो जाएगा 500 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर में परिवर्तन है लेकिन प्रारंभिक 0 है, तो अंतिम 500 ही होगा, अंतिम 500 ही होगा। क्या यह सवाल सभी को समझ में आया? क्या यह सवाल सभी को समझ में आया? क्लियर है मामला? हाँ, ए होगा एकदम आसान सी बात। बोला है कि 3 गुणा प्रतिरोध होगा, तो R बराबर 3R0 होता है, बिल्कुल सही बात सर। यहां पे 3R0 रखा, R0 से R0 कर गया, ये होगा 3 बराबर होगा 1 प्लस 4 10 की पावर -3 डेल्टा टी। पूरे को सॉल्व करके हमने डेल्टा टी की वैल्यू निकाल ली। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। सेम सवाल अब आप करके बताओगे, नीट 2023 का सवाल। 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध दिया हुआ है, 80 डिग्री सेल्सियस पे दिया हुआ है, ताप गुणांक बताना है। जल्दी से इस सवाल का बताओ जवाब। 30 सेकंड आपको मिलेंगे इस सवाल के लिए, 30 सेकंड आपको मिलेंगे इस सवाल के लिए। जल्दी से जवाब बताइए। हाँ भाई, आखिरी 10 सेकंड। अच्छा, 1-2 बच्चे कमेंट कर रहे, लगता है वो क्लास में बहुत पीछे रह गए। एक बार वो लोग यहां तक पहुंचेंगे तब उनको पता चल जाएगा। एक बार फिर से बता देता हूँ यार, ये नेगेटिव क्यों हुआ कि ये समझो यार, कि अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं R0 प्लस R0 अल्फा डेल्टा टी, तो अगर यहां पर मैं बोल रहा हूं तापमान के साथ प्रतिरोध बढ़ रहा है, तो अगर तापमान बढ़ाऊंगा तो प्लस किया हुआ है ना, तो ये बढ़ेगी वैल्यू, है ना। मान के चलिए यहां पर ये था 10 प्लस, ये बढ़ाते जा रहा हूं, तो 10 प्लस 1 10 प्लस 2 10 प्लस 3 10 प्लस 4 10 प्लस 5, तो क्या होगा 11 12 13 14 15 बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे माइनस क्यों कर दिया था? यहाँ पे माइनस इसलिए करा था क्योंकि यह R0 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है 10 माइनस 1 10 माइनस 2 10 माइनस 3 10 माइनस 4, तो तापमान बढ़ने पर प्रतिरोधकता घटनी चाहिए, इसलिए माइनस किया है। चलिए एकदम आसान सा सवाल, R बराबर R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी ही होगा। फिर से ओके सर, R कितना है सर? ये है 6.8, R0 कितना है? 2 है, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तापमान दिया हुआ 80 डिग्री सेल्सियस। बस इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा आंसर यहां सर? यहां पर ये डिवाइड में चले जाएगा तो हो जाएगा 3.4 बराबर होगा 1 प्लस अल्फा इंटू 80, इधर माइनस हो जाएगा, 2.4 बराबर होगा अल्फा इंटू 80, डिवाइड कर दो 2.4 बटे में 80, ये पॉइंट उड़ाओ, 0 आ गया। ये हो गया सर 1 और ये होगा 3, तो हो जाएगा 3/300 बराबर होगा अल्फा के, या 3 गुणा 10 के घात -3 लिख सकता हूं मैं, नहीं -2 आ गया रे बाबा,
3 गुणा 10 की घात -2 प्रति डिग्री सेल्सियस। आई बात समझ में? ये दिखा ना पर डिग्री सेल्सियस। फिर पिछले वाला भी क्वेश्चन क्या था? प्रति डिग्री सेल्सियस। क्लियर है मामला? क्या आसान सा कंसेप्ट समझ में आ गया सभी को? क्या इतना कर पाओगे? हाँ, 4th इज द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस इजी क्वेश्चन। चलिए, तो और पढ़ ले क्या हम? अच्छा यार, ये सवाल भी तो रह गया हमारा। एक सवाल और कर लेते, कोई बात नहीं है ना, कोई बात नहीं, एक सवाल और कर लेते, ये वाला सवाल और कर लेते, भले ही मैं आपको, वैसे वो आसान कंसेप्ट होता है यार वो ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18। आज की क्लास में कुछ ज्यादा ही सवाल कर लिए। वैसे ये सवाल जो है ये पापा सवाल है। ये सवाल के अंदर आपके 9 सवाल होंगे, 9 सवाल है इस सवाल के अंदर, ठीक है। ये जो हमने फॉर्मूले पढ़े उसी कंसेप्ट पर बेस्ड सवाल है। हमें बोला है, ध्यान सुनना सवाल को, हमें बोला है कि L लंबाई तथा D व्यास के चालक तार में V विभवांतर आरोपित किया जाता है, ठीक है। फिर बोला है पहला पार्ट इसका, यदि विभव को दुगना कर दिया जाए, दूसरे में लंबाई को दुगना किया, तीसरे में व्यास को दुगना किया है, तब विद्युत क्षेत्र, अपवहन वेग और प्रतिरोध में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल। क्यों? क्योंकि आपको पहले सोचना है, क्या सोचना है कि मैं इसको टेबल के रूप में लिखवा देता हूं ताकि आपको ज्यादा आसानी रहे। आपको विद्युत क्षेत्र, अपवहन वेग और प्रतिरोध, 3 बातें हैं। पहले वाला पार्ट है कि विभव बढ़ाएंगे, विभव को दुगना कर दिया, विभव को हमने क्या कर दिया? V से 2V कर दिया, तो विद्युत क्षेत्र, अपवहन वेग और प्रतिरोध में क्या क्या अंतर आएगा? आई बात समझ में? ठीक, क्या होगा? विभव को दुगना कर दिया, तब आपको बताना है कि यहां पर पहले एक बार विभव को दुगना किया, फिर लंबाई को दुगना किया, फिर व्यास को दुगना किया, ठीक है। तो पहले विभव वाली बात करें। विभव को दुगना करने पे प्रति ये L, E, VD और R में क्या क्या अंतर आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे डिपेंड कर रहा है, कौन कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अच्छा, D व्यास दिया हुआ है बेटा, D व्यास दिया हुआ है ना। D घनत्व भी हो सकता है कि आप कहीं पर ये क्वेश्चन करो वहां पे घनत्व भी दिया हो, तो उससे भी मामला चल सकता है। अभी तो मैं व्यास के ऊपर सॉल्व करवा रहा हूं आपको। तो यहां पर E क्या है सर? E और V में क्या संबंध है? तो मैं संबंध भी लिखते जाऊंगा ताकि आपको पता चल जाए क्यों डबल हो रहा है, क्या ट्रिपल हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो हमें पता है सर, यहां पर जो संबंध काम आएगा हमें वह क्या होगा सर? E बराबर होता है V बटे में L। क्या हो जाएगा? V बटे में L। क्लियर है मामला? अच्छा सर, तो इसमें हमें पता चला कि E भी सर दुगना हो जाएगा, E भी E से 2V हो जाएगा। अच्छा, ओके सर। अब विभव दुगना करने पर VD पर क्या फर्क पड़ेगा? VD पर क्या फर्क पड़ेगा ये देखना है हमें। अपवहन वेग पर क्या फर्क पड़ेगा ये समझना है। तो सर अपवहन वेग किस पर निर्भर करता है? अपवहन वेग किस पर निर्भर करता है? अपवहन वेग क्या आप 2-3 तरीके से सोच सकते हो। बेस्ट तरीका है सर अपवहन वेग को सोचने का कि हमारे पास अपवहन वेग का फॉर्मूला होता है VD बराबर EE बटे में M इंटू टाउ, ठीक है। तो सर विभव दुगना करेंगे तो विद्युत क्षेत्र दुगना होगा, विद्युत क्षेत्र दुगना होगा तो VD भी दुगना हो जाएगा, VD भी दुगना हो जाएगा। यह पहला तरीका था सोचने का। और तरीका क्या हो सकता है? ऐसा सोच सकते हो आप क्या कि सर अगर हमने विभव दुगना करा तो धारा दुगनी हो जाएगी, विभव दुगना किया तो धारा दुगनी हो जाएगी। धारा कैसे आता? धारा कैसे आता? नहीं सर, धारा नहीं पता। अरे धारा V बराबर IR कैसे सोच सकता? अरे बाबा देख, V बराबर IR पढ़ा। पहला तरीका ये था सोचने का। दूसरा तरीका V बराबर IR होता। हाँ सर, V बराबर IR होता। ओके सर, तो यहां पर विभव दुगना करोगे तो धारा दुगनी हो जाएगी, धारा दुगनी हो जाएगी तो धारा से हमें पता है VD बराबर होता है I या VD से NEA, धारा जो होती है वो बराबर होती है NEA VD, या धारा और VD एक दूसरे का समानुपाती होता है। तो यहां पे विभव दुगना होगा तो VD दुगना, ये धारा दुगनी होगी, धारा दुगनी होगी तो VD दुगना हो जाएगा। क्लियर है? तो इससे भी आप सोच सकते थे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं सर। प्रतिरोध पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नो चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
क्यों सर? क्योंकि प्रतिरोध जो होता है सर वो रोएल बटे में ए होता है, या प्रतिरोध विभव पर निर्भर नहीं करता, ये बात हमने पढ़ी थी, है ना। वो नियत होता है, नियत होता है, वह निर्भर नहीं करता। तो आर बराबर रोएल बटे में ए होता है। क्या होता है? आर बराबर रोएल बटे में ए होता है। या हम ऐसा बोल सकते हैं सर कि यहां पर प्रतिरोधकता जो थी वो मिंट था m अपॉन में n e स्क्वायर इंटू टाउ। मतलब इसमें कहीं पर भी vd का कोई रोल नहीं है, r ही रहेगा, r में नो चेंज। चलिए दूसरा पार्ट करते हैं इसमें इसी प्रकार से। अब एक बार समझ में आएगी नहीं कहानी, अब आज जल्दी हो जाएंगे। लंबाई को सर हमने कर दिया दुगना, तो सर लंबाई को दुगना कर दोगे तो वापस से कहानी सामने ही लिखी गई है। बिल्कुल सही बात कि सर यहां पर E बराबर होता है V बटे में L। ओके सर, तो सर यहां पर लंबाई को अगर आप दुगना कर दोगे तो क्या होगा सर? लंबाई को दुगना कर दोगे तो विद्युत क्षेत्र जो है वो आधा हो जाएगा, क्योंकि विभव नियत है तो यहां पर यह आधा हो जाएगा। क्लियर है मामला? अच्छा, इसमें क्या होगा अपवन वेग में? सर अपवन वेग के आपने ऊपर हमें बहुत सारे फॉर्मूले लिखकर बताए, इनमें कहीं पर भी किसी भी फॉर्मूले में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है लंबाई से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, क्योंकि सर अपवन वेग का धारा से रिलेशन है। सर धारा जो है वह लंबाई पर निर्भर नहीं करती, वो तो विभव पर निर्भर करती है। तो इसमें नो चेंज होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसी प्रकार से सर ये तो बच्चों वाला खेल है, हम तो बचपन से खेलते आ रहे हैं। प्रतिरोध समानुपाती होता है लंबाई के, मतलब कि लंबाई दुगनी करोगे सर तो प्रतिरोध भी जो है वो दुगना हो जाएगा। एकदम आसान सी कहानी है ना। इसमें से कोई भी सवाल आपको पूछा जा सकता है, मतलब ये बोलेंगे कि ये दुगना किया तो उस पे क्या फर्क होगा, ये इसके अंदर 9 सवाल है एक्चुअल में, 9 क्वेश्चन से 9 क्वेश्चन। अच्छा, इसी प्रकार से तीसरा पार्ट क्या था सर? तीसरे पार्ट में बोला कि व्यास को, है ना, डी मतलब व्यास है, तो व्यास को दुगना कर दिया। व्यास को दुगना करने पर क्या होगा सर? व्यास को दुगना करने पर विद्युत क्षेत्र में तो कोई फर्क नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सर विद्युत क्षेत्र में विभव होता है, लंबाई होती है। और क्या है विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला? सर विद्युत क्षेत्र के और भी जो फॉर्मूले है उनमें कहीं पर भी व्यास तो आता नहीं है सर, है ना। अगर किसी के दिमाग में ऐसा कंफ्यूजन होता है कि सर कौन सा फॉर्मूला लगा, तो ये सोचो यार विद्युत क्षेत्र लाता कौन है? विद्युत क्षेत्र लाती है बैटरी और विभव, तो V बाय एल ई होता है। मतलब कि इसमें अगेन यहां पर अब नो चेंज हो जाएगा, इसमें नो चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब बताओ व्यास को दुगना करने पर VD पर क्या फर्क पड़ेगा? हाँ सर, देयर फॉर्मूला, व्हाट फॉर्मूला? ये रहा फॉर्मूला VD या धारा वाला फॉर्मूला। सर यहां पर होगा, क्या होगा? VD व्यक्त क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के, यह हमें पता है। VD व्यक्त क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के, अरे पता है ना, VD व्यक्त क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के। तो VD अगर व्यक्त क्रमानुपाती है क्षेत्रफल के, तो यहां पर व्यास को दुगना करोगे तो VD जो है वह 1/4 हो जाएगा, या VD बटा 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एरिया है, एरिया, तो एरिया या हम D का वर्ग लिख सकते हैं ना, एरिया में व्यास का वर्ग आएगा, तो 1/4 हो जाएगा। क्लियर है मामला? VD दुगना होगा तो E हाफ होगा। ये कौन सा नियम है? ये कौन सी बात है? चलिए लास्ट वाला कर लेते सर, व्यास। ओके सर, वेरी डायरेक्ट रिलेशन वी नो। R बराबर क्या होता है सर? R बराबर R व्यक्त क्रमानुपाती होता है एरिया के। फिर से R व्यक्त क्रमानुपाती होता है एरिया के, तो फिर से वही वाली बात होगी कि सर एरिया के व्यक्त क्रमानुपाती जैसे यह था, तो प्रतिरोध भी R से R बटा 4 हो जाएगा। प्रतिरोध भी R से R बटा 4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 9 पार्ट है। कितने हैं? 9 पार्ट है। 9 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। 1 2 3 4 5। अच्छा ऐसे नंबर कर देते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 पार्ट है। 9 में से किसी में भी डाउट हो तो एक बार नंबर लिख दो, तो मैं ज्यादा आसानी से पकड़ पाऊंगा आपकी बातों को।
9 में से किसी में भी डाउट हो तो एक बार नंबर लिखेंगे सभी, ताकि हम आपको उसके हिसाब से बता पाए। 9 पार्ट है, ठीक है। मुझे पता था ये मैंने एक गलती करी है, बट नो इशू। कभी एक एक करके तुम सारे नंबर लिखोगे। देखो 5 आ चुका है, 8 आ चुका है, 2 आ चुका है, 3 आ चुका है, ठीक है, 7 भी आ चुका है। देखो दूसरा वाला फिर से बता देते, दूसरे वाले की हाई डिमांड है ना। दूसरे वाले में क्या हो रहा है, दूसरे वाले में विभव को डबल किया है, तो विभव को डबल करेंगे तो अपवहन वेग पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ऐसा सोचो यार कि तुम लोग इसको प्रैक्टिकली सोच कर देखो। कैसे, याद है वाला एक फोटो मैंने तुम्हें बताया था कि यहां पर ऐसा पाइप सा बना हुआ है, यहां पे प्रतिरोध इसे खींच रहा था और इसे विभव जो है वो धारा, ये धक्का मार रहा था आवेश को, वो आगे की तरफ बढ़ रहा था, ठीक है। तो अब ऐसा सोचो कि धक्का डबल हो गया, धक्का और तेज लगने लग गया, तो क्या आवेश को तेज बहना पड़ेगा। अरे विभव डबल हुआ मतलब धक्का डबल हो गया, तो धक्का डबल हो गया मतलब आवेश जो है वो और तेज बहेगा, तो आवेश को जल्दी जाना पड़ेगा, मतलब कि अपवहन वेग को बढ़ना चाहिए। पहली बात तो अब कैसे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, देखो अब यहां पर हमारे पास सर, इसमें इससे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट हम कर देंगे कि सर हमारे पास ये वाला फॉर्मूला VD बराबर E बटे में M इंटू टाउ। ओके सर, तो विद्युत क्षेत्र डबल होगा तो अपवहन वेग को डबल होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ऐसा कर सकते हैं कि V बराबर IR। सर आपने बोला धारा, विभव डबल होगा तो धारा डबल होगी, धारा डबल होगी तो यहां पे अपवहन वेग को भी डबल होना ही चाहिए। क्लियर है मामला। अच्छा, इसी प्रकार से 5वें वाले में कोई परिवर्तन क्यों नहीं आया, लंबाई डबल करने पर अपवहन वेग में कोई अंतर नहीं होगा। अब आप अगर तिकड़मबाजी कर करके E आधा होगा तो VD भी आधा होगा, हाँ बिल्कुल, अगर E आधा होता तो VD भी आधा हो जाता, उसने डबल बोला है। हाँ, L और 1 और 3 का गुणा करेंगे तो E होगा, E ही होगा। 1 और 3 का गुणा क्यों करूं मैं, ये और ये कौन सी बात है, जबरदस्ती बनाएगा क्या भाई चीजें तू। चलिए 8 और 9, हाँ पहले ये बता रहे थे 5 में कोई परिवर्तन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि VD किसी भी तरीके से लंबाई पे निर्भर नहीं करता। VD के जितने फॉर्मूले हैं उन सभी फॉर्मूलों को अगर आप देखो एक बार तो क्या क्या था सर, I बराबर NEA VD था बस, और दूसरा फॉर्मूला जो है VD का वो है EE बटे में M इंटू टाउ। अब अगर आप ऐसा सोचो कि सर मैं तो जबरदस्ती घुसाऊं, कैसे घुसा के बताऊं, ले मैं बता देता हूं। सर प्रतिरोध होता है रो एल बटे में ए, अच्छा सर V बराबर IR होता है, V बराबर IR भी होता है, अच्छा सर। तो अब आपने बोला कि लंबाई को डबल कर दो, तो सर लंबाई डबल होगी तो प्रतिरोध डबल हो जाएगा। अब प्रतिरोध डबल हो जाएगा तो सर धारा आधी हो जाएगी, और धारा आधी हो जाएगी तो फिर सर उसके बाद में अपवहन वेग I बराबर NEA VD होता है सर। तो यहां पर सर अगर धारा आधी हो जाएगी तो अपवहन वेग को भी आधा होना। ये सब फर्जी बातें। ऐसे तो मैं इस दुनिया में कोई भी संबंध बना दूं यार, ऐसे तो इस दुनिया में कोई भी संबंध बना दिया जाए ना। अगर कल को बोला जाए कि सर ये इसको जानता है तो सर हाँ, तू क्या मोदी जी को जानता है, क्या कभी तू मोदी जी से मिला है। सर मैं मोदी जी से तो नहीं मिला सर, लेकिन मेरा एक दोस्त है, उस दोस्त का भी एक दोस्त है, और उसके दोस्त के एक चाचा है, और उनके एक दोस्त है जो सर एक पार्टी में है, और उनके एक दोस्त है सर जो विधायक है। तो सर वो एक बार दिल्ली गए थे तो उनके साथ में एक और विधायक है, वो बता रहे थे कि हम एक बार मोदी जी के सामने से गुजरे थे, और दूसरे वाले ने फिर बोला कि एक बार हम मोदी जी के साथ में बैठे थे। तो सर हम भी मोदी जी के साथ बैठे थे फिर तो। मतलब डायरेक्ट रिलेशन किस पर है वो सोचना होगा। देखो आई बात समझ में, ऐसे तो मैं इस दुनिया में हर किसी से मिला हूं, फिर तो मैं तो हर किसी को जानता हूं। नाम बताओ, मैं हर किसी को जानता हूं। क्यों, क्योंकि हर कोई किसी न किसी को जानता है, वो उसको जानता, तो सर चेन तो बनेगी सर। ऐसे तो मैं बराक ओबामा से मिला था सर ऐसे तो मैं कल मैं लंदन होकर आया था सर। आज सुबह ही मेरी फ्लाइट लैंड करी दुबई से, और आपकी क्लास देखने आ गया।
देखो यहां पर 8 और 9 नंबर आसान से, देखो ये दोनों में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर यहां पर अच्छा 8 और 9 नंबर में क्यों डाउट आ रहा है? क्योंकि तू मूर्ख आदमी है, अत्यधिक नालायक है, तेरे को इस बात समझ में नहीं आई। पूरा चैप्टर हो गया, मैंने अभी तक कल 2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ा दिया, आज 1.5 घंटा पढ़ा दिया, परसों के दिन 1.5 घंटा पढ़ा दिया, तब भी तुझे ये बात समझ में आ पा रही है। और इतने महीने हो गए फिजिक्स पढ़ते पढ़ते कि अगर कोई चीज व्यक्तमानुपाती है क्षेत्रफल के, तो क्षेत्रफल और व्यास के क्षेत्रफल जो है वो क्या होता है? ये होता है सर पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर बाय 4 होता है। तो व्यास ये यहां पर मैं ये वेग है ना, अपन वेग, इसलिए वीडी लिख देता हूं नीचे। तो यहां पर सर यह डी एरिया डी मतलब व्यास। तो यहां पर एरिया की जगह मैं आर स्क्वायर भी लिख सकता हूं, एरिया की जगह डी स्क्वायर भी लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि एरिया क्या होता है? एरिया होता है सर पाई आर स्क्वायर या एरिया होता है पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो ये सब नियत मान पे क्यों ध्यान दे रहा है यार? तो ये देखना है एरिया डी स्क्वायर, ओके, एरिया की जगह डी स्क्वायर लिख दिया, व्यक्तमानुपाती होता है। तो सर वहां पर ये अगर ये डबल होगा तो वह 1/4 हो जाएगा। हाँ मैं क्या बोल रहा हूं? किम जोंग से, हाँ किम जोंग से अभी भी, अरे कैसी बात कर रहा है। वहां अभी दिन निकला है, परसों के दिन में किम जोंग से मिला था, परसों के दिन में किम जोंग से भी मिला था। और कुछ बोलो। हाँ V बराबर IR में डायरेक्ट रिलेशन है निकिता बिटिया, लेकिन ये दिमाग जो भगवान ने दिया है, इसमें जो एसपी सर कंसेप्ट घुसा रहे उसको घुसाओ और उसका इस्तेमाल करो। मैंने बोला ऐसे V बराबर IR है, लेकिन चीख चिक के गला फाड़ फाड़ के एक बात समझाई मैंने कि R जो है वो V और I पे निर्भर नहीं करता। R जो है वो V और I पे निर्भर नहीं करता, वो तो तार पे निर्भर करता है, वो तो तार के लिए लाया है। वह तो V समानुपाती होगा I से। तो यह R जो है वो नियत मान था ना, वो R जो है वो जो प्रतिरोध है वो विभव और धारा पे निर्भर थोड़ी ना करता है। यही बात तो समझाई मैंने आपको। और अगर तुम्हें ये बात फिजिक्स में समझ नहीं आ पा रही तो तुम्हारा भविष्य बहुत अंधकार में है। हाँ चिंता ना करो, अभी जो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैदराबाद आए उनसे भी मैं मिलने गया था 2 दिन पहले। और वर्ल्ड कप के साथ में फोटो भी खिंचवा कर आया हूं। मजाक समझ रहे हो, हंस रहे हो तुम लोग? सच में मैं वर्ल्ड कप के साथ फोटो खिंचवा कर आया हूं, अभी मिलने गया था मैं उन लोगों से। देखो तो मैं दिखाता हूं, नहीं इंस्टाग्राम पे डालेंगे, वहां पर देखना। चलो कुछ बच्चे इंस्टाग्राम पे नहीं है, उन्हें दिखा देते हैं। ऐसे तुम्हें इसमें दिखता नहीं है यार। चलो भाई छुट्टी हो गई, छुट्टी। देखो वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ फोटो खिंचवा कर आया हूं मैं। अब बताओ इंडिया को दिलवा दे? हाँ देखो फोटो, ये देखो फोटो देख लो। किसके साथ फोटो चाहिए तुम बताओ? चलिए तो आज की क्लास इतनी रखते, संबंध डायरेक्ट बनाओ, इधर उधर की बातें ना सोचो। आनंद भैया घर चले गए। ओके, तो ये पापा सवाल एक बार रिवाइज करेंगे सभी। आज की क्लास इतनी रखते, कल की क्लास में हम वर्ण कोड पर चर्चा करेंगे और उसके बाद में हम प्रतिरोध का संयोजन, मतलब कल की मेन क्लास में हम प्रतिरोध के संयोजन पर ही चर्चा करेंगे। चले भाई, तो जितना बड़ा एक बार रिवाइज करना, मिलते अगली क्लास में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।